सिलेक्शन रेट हम लगभग मान के चलते हैं 9%। 2019 के अंदर एक यूपीएससी ने डेटा निकाला था कि उसमें ये बोला जाता है कि 100 बच्चे देते हैं तो 9 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। पीएसआईआर कवर करता है तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेज इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं कि आपको ओवर इन्फॉर्मेशन का इशू है, अंडर इन्फॉर्मेशन का इशू बिल्कुल भी नहीं है पीएसआईआर के साथ। गांधी के बिना यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। कोई सा भी पेपर उठा लो, तुम पेपर 1 की बात कर लो, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, चाहे कोई सा भी ऑप्शनल की बात कर लो, चाहे एसए की बात कर लो, हमेशा गांधी नाम, गांधी की फिलॉसफी, गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी की अप्रोच, गांधी की डिसएडवांटेजेस, गांधी की एडवांटेजेस, उनका कंटेक्स्ट क्या था किस चीज को करने का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। क्योंकि 5-6 महीने आपको मेरी शक्ल देखनी है, मुझे आपकी शक्ल देखनी है, तो वील गेट यूज टू ईच अदर। तो उस टाइम पे अभी भी प्रीलिम्स से पहले भी मेरे पास जितने भी कॉल है पीएसआईआर वाले, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने मुझे कॉल किया प्रीलिम्स देने जाना है, आशीर्वाद दे दो। और उसके बाद फिर दोबारा जब पेपर भी खत्म हो गया तो दे केम कि अब मेंस में क्या करना है। तो वो लास्ट ईयर वाले, लास्ट टू लास्ट ईयर वाले भी अभी भी कांटेक्ट में है मेरे से कि मेंस ओरिएंटेशन किस तरीके से करना है। तो विल स्टे इन कांटेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेरा आपका फीस का 5-6 महीने खत्म तो मेरा और तुम्हारा कांटेक्ट खत्म। आई विल स्टिल बी अवेलेबल टू यू। अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल लेते हो तो जीएस पेपर 2 आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। दैट वुड बी थॉरोली कवर्ड। और फायदा क्या होगा उस चीज का? देखो, 11 लाख बच्चे, 11-12 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं हर साल यूपीएससी के लिए। अटेम्प्ट देते हैं लगभग 6-7 लाख बच्चे। हर किसी का सोर्स क्या है? लक्ष्मीकांत। मेजोरिटी है उसमें, मैं 7 लाख में से कम 6-6.5 बच्चे केवल किसको फॉलो कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं। तो जब जीएस पेपर 2 में आंसर लिखने जाते हो ना, तो उनमें से आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते आंसर्स में, क्योंकि सबका सोर्स क्या है? सेम है। अब ऐसे टाइम पे जब आपका पीएसआईआर ऑप्शनल होता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, एडिड नॉलेज होती है। आपके पास एडिड जजमेंट्स की नॉलेज होती है, एडिड केसेस की नॉलेज होती है, आपके पास एडिड आइडियोलॉजीज की नॉलेज होती है, और आपको आपके पास एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव होता है जो जनरल जीएस के बच्चे के पास नहीं हो सकता। यू आर अ स्टेप अहेड, स्पेसिफिकली इन जीएस पेपर 2। तो इसके जितने भी आंसर्स होंगे, एक तो कवर कर, इसको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से जब आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो आप बेटर तरीके से आंसर कर सकते हो इस पेपर को। तो 25 to 30% इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी ने राइज ऑफ नेशनलिज्म, अर्ली मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिज्म, और किस तरीके से हमारा नेशनल मूवमेंट राइज हुआ, ये सब उसमें अंदर कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला जीएस पेपर 1 में हो जाएगा, जीएस पेपर 2 में होल ऑफ द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 2। आई टीच पीएसआई आर पॉलिटी एथिक्स इन चहल एकेडमी, बीन इनटू यूपीएससी फॉर द पास्ट 12 or 13 years। और ज्यादा जनरेशन गैप नहीं है तुम्हारे साथ, तो ज्यादा कनेक्ट करता हूं मैं तुमसे। नेक्स्ट इज, दो क्वेश्चंस के जवाब चाहिए आज की डेट में हमें। सबसे पहले, आई गेस दो टाइप की कैटेगरीज होंगी स्टूडेंट्स में आज की डेट में। पहले तो वो कि पीएसआईआर लेना है या नहीं लेना है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अगर लेना है तो यहीं क्यों लेना है। केवल ये दो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है अब यहाँ इस ओरिएंटेशन के अंदर कि पी वाई पीएसआईआर एंड वाई मी, वाई नॉट एनीबडी एल्स। सी, किस किसने सिलेबस देखा है पीएसआईआर का? एटलीस्ट सिलेबस देखा है, नथिंग एल्स। बस मेरे को सिलेबस का आइडिया, एक रफ आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सिलेबस आई एम गोइंग टू कवर, व्हाट थिंग्स आई नीड टू रीड इन दिस, राइट। तो बच्चे ना 3-4 चीजें देखते हैं हम जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इतने सारे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है, और जितने ज्यादा ऑप्शंस उतने ज्यादा कंफ्यूजन। लेकिन हमें कुछ 3-4 चीजें हम सो मेन क्राइटेरियाज में रखते हैं जब भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपना। द फर्स्ट थिंग इज, मेरे लिए, मेरे हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, आपको कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट है या नहीं है? अगर एस जयशंकर की कहा हुआ कोई स्टेटमेंट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर किस इंडिया के साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, चाइना में क्या हो रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या क्या वॉर्स चल रही हैं, और पॉलिटी आपको इंटरेस्ट करता है, ये जो पॉलिटिकल्स हैं, जो इलेक्शंस हुए, क्या प्रोसीजर्स हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत चल रही है, इससे क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। अगर व्हेन कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स दीज फील मोर इंटरेस्टिंग टू यू, तो सर्टेनली पीएसआईआर इज द ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि दो डिफरेंस होते हैं जीएस और ऑप्शनल के अंदर। जीएस होती है आपकी गर्लफ्रेंड, उससे ब्रेकअप हो सकता है। ऑप्शनल से करते हो तुम शादी, उसके बाद फिर सीधा लोग लीगल प्रोसीजर चाहिए डाइवोर्स के लिए। इसलिए गर्लफ्रेंड बनाते टाइम इतना नहीं सोचता है आदमी, लेकिन शादी करने से पहले बहुत ज्यादा चीजें सोचता है। डाउट रहते हैं दिमाग में कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शनल। पूरा कंफर्म हो जाना है कि हाँ भाई, मुझे इसी बंदी से शादी करनी है, मुझे इसी ऑप्शन से शादी करनी है। उसके बाद विल मूव ऑन टू सर्टेन ऑप्शनल। उससे पहले, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप में क्या होता है, लड़ाई हुई अपने घर, मैं अपने घर तू अपने घर। शादी के बाद क्या होता है, बेटा घर एक ही है, उसके बाद मैं अपने घर तू अपने घर नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए आपको पहले श्योरिटी चाहिए कि आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड भी हो या नहीं हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सर्टेनली, और दिस इज वेरी, और खुद में भी पीएसआईआर अगर आपने सिलेबस देखा हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
मल्टीपल, इतना डायमेंशन इतना बड़ा है उसका कि आप कभी बोर नहीं हो सकते उस ऑप्शन से, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटिक्स और आईआर, इसके अंदर आपको हिस्ट्री का पोर्शन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको फिलोसफी का ऑप्शन भी मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। और इन सब चीजों को बोल रहा हूं जब मैं, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जीएस का कवरेज बहुत ज्यादा है। पहली चीज है इंटरेस्ट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जीएस कवरेज, कि जीएस को कितना कवर कर रहा है पर्टिकुलर ऑप्शनल। जनरली हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ वेरी ह्यूज ऑप्शनल, बहुत ही वास्ट ऑप्शनल है। ऐसा है नहीं वैसे। जब आप सिलेबस देखते हो ना, तो उसने एक्सटेंसिवली डिटेल्ड पर्सपेक्टिव में दे रखा है यूपीएस ने सिलेबस को। वो टॉपिक शायद इतने बड़े ना हो और ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं। गांधी का पॉलिटिकल थॉट और गांधीज्म एज एन आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल पॉलिसीज रिलेटेड टू गांधीज्म, ये सब एक ही चीज है, लेकिन आपको अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म मेरे को पढ़ना है, पार्ट ए पेपर वन में भी पढ़ना है, पार्ट ए पेपर टू में भी पढ़ना है, और कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव मेरे को गांधीयन पर्सपेक्टिव नेशनल मूवमेंट में तब भी आएगा ही आएगा। तो बहुत सारा ओवरलैपिंग सिलेबस है। और सबसे बड़ी चीज, लगभग 60 to 65% ऑफ द टोटल सिलेबस पीएसआईआर जो है वो कवर करके चलता है। इसका मतलब क्या? जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन जिसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी है, हमारे हमारे पर्सपेक्टिव से क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर कोई भी जीएस पेपर वन में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए वो आईआर का क्वेश्चन है, बस उसे ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में आंसर करना है मेरे को। लेकिन मेरे पास नॉलेज होगी अगर मैंने पीएसआई और ऑप्शनल के थ्रू अपने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, राइट। दूसरा पर्सपेक्टिव, इसमें हम मान के चलते हैं कि लगभग 25 to 30% सिलेबस जो है वो जीएस पेपर वन, मेंस जीएस पेपर वन के अंदर कवर करता हुआ चलता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू 100%, अगर आप पीएसआई और ऑप्शनल लेते हो तो जीएस पेपर टू आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, दैट वुड बी थॉरोली कवर्ड। और फायदा क्या होगा उस चीज का? देखो 11 लाख बच्चे, 11-12 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं हर साल यूपीएससी के लिए, अटेम्प्ट देते हैं लगभग 6-7 लाख बच्चे। हर किसी का सोर्स क्या है? लक्ष्मीकांत। मेजोरिटी है उसमें, मैं 7 लाख में से कम 6-6.5 बच्चे केवल किसको फॉलो कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं। तो जब जीएस पेपर टू में आंसर लिखने जाते हो ना, तो उनमें से आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते आंसर्स में, क्योंकि सबका सोर्स क्या है? सेम है। अब ऐसे टाइम पे जब आपका पीएसआईआर ऑप्शनल होता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, एडिड नॉलेज होती है, आपके पास एडिड जजमेंट्स की नॉलेज होती है, एडिड केसेस की नॉलेज होती है, आपके पास एडिड आइडियोलॉजीज की नॉलेज होती है, और आपको आपके पास एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव होता है जो जनरल जीएस के बच्चे के पास नहीं हो सकता। यू आर अ स्टेप अहेड स्पेसिफिकली इन जीएस पेपर टू। तो इसके जितने भी आंसर्स होंगे, एक तो कवर कर, इसको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से जब आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो आप बेटर तरीके से आंसर कर सकते हो इस पेपर को। तो 25 to 30% इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी ने राइज ऑफ नेशनलिज्म, अर्ली मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिज्म, और किस तरीके से हमारा नेशनल मूवमेंट राइज हुआ, ये सब उसमें अंदर कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला जीएस पेपर वन में हो जाएगा, जीएस पेपर टू में होल ऑफ द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर टू पूरा का पूरा ये कवर करता है। जीएस पेपर थ्री, अगेन अराउंड 30% ऑफ द पोर्शन। 30% कैसे? लैंड रिफॉर्म्स, प्लानिंग, नेहरूवियन प्लानिंग, गांधीयन प्लानिंग, अदर देन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंटरनल सिक्योरिटीज वाले पर्सपेक्टिव, वो भी जीएस पेपर थ्री के अंदर ही आता है, वो सब आपको पीएसआईआर कवर करके देता है। और फिर आते हैं हम जीएस पेपर फोर पे। जीएस पेपर फोर को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन और एक केस स्टडी वाला पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन इज नथिंग बट फिलोसफीज। आपको मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन फिलोसफिकल थिंकर्स पढ़ने हैं, एथिकल थिंकर्स पढ़ने हैं, मोरल थिंकर्स पढ़ने हैं। और आप अगर देखोगे तो डायरेक्टली आपको ओवरलैप किसके साथ करता हुआ दिख जाएगा? वो आपको पॉलिटिकल साइंस का पार्ट ए का जो पेपर वन का सिलेबस है उसके साथ ओवरलैप करता हुआ दिख जाता है, और सर्टेनली आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। अब सबसे अच्छी बात है, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला रॉल्स का जस्टिस बताओ। रॉल्स का जस्टिस अगर आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी से तो नहीं पढ़ पाओगे, हमारे पास 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरीज की बुक है एक, जिसके अंदर आप बेसिक चीजें कवर करते हो, लेकिन वहां से अगर आप जस्टिस पढ़ते हो तो रॉल्स का जस्टिस क्लियर नहीं कर सकते थे, बता नहीं सकते थे। तो एथिक्स में भी वो चीज काम आ सकती है, जीएस पेपर टू में भी वो चीज काम आएगी, जब किसी पॉलिटिकल थिंकर या किसी थिंकर से रिलेटेड उसका एस्पेक्ट, उसका एथिकल एस्पेक्ट या उसका मोरल एस्पेक्ट सीखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या देखने को मिल रहा है इसमें, मैं एटलीस्ट मान के चलता हूं कि 60% ऑफ द सिलेबस अगर आपने कवर कर रखा है, मतलब एथिक्स का सिलेबस आपका कवर हो जाता है केवल पॉलिटिकल फिलोसफीज पढ़ने से, पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने से, क्योंकि जितने भी आइडियाज हैं उनको बस आपको अप्लाई करना है ऑन टू दी इन दी फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। जो हम डिफरेंट टाइप के एथिक्स पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स हो गया, वर्च्यू एथिक्स हो गया, इवेंचुअली अप्लाइड एथिक्स हो गया, तो उसमें अप्लाइड नॉर्मेटिव और वर्च्यू इज नथिंग बट पॉलिटिकल फिलोसफीज और फिलोसफीज। तो वो चीजें भी कवर होती हुई दिखेंगी आपको। लास्ट है हमारे पास एसए पेपर। अब देखो अच्छी बात यह है, या इसे बुरी बात मान लो फॉर द स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, जीएस बेस्ड एसेज आते थे, अब आते हैं फिलोसफी बेस्ड एसेज। और जब फिलोसफी बेस्ड एसेज आ रहे हैं तो सर्टेनली अगर आपको ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है तो आप उन्हें बेटर टैकल कर सकते हो जनरली उसमें। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम याद रखना पॉलिटिकल फिलोसफीज ही आएंगे, जो कोर्ट्स हैं, जनरली जो थिंकर्स थे, ईदर दे वर रिलेटेड टू सोसाइटीज,
अब सेम थिंकर्स अलग अलग पर्सपेक्टिव, मैं मार्क्स पॉलिटिक्स में भी पढ़ता हूँ, मैं मार्क्स सोसाइटी में पढ़ता हूँ, सोशियोलॉजी में मार्क्स इज भगवान, हमारे लिए दुश्मन है वो। लेकिन क्योंकि कंटेक्स्ट बदल देते हैं हम उस चीज का, लेकिन उस अच्छा बुरा जानने के लिए मुझे मार्क्स के बारे में जानना तो पड़ेगा। इसलिए आपको एक लार्जर डायमेंशन पता चलेगा इन पॉलिटिकल फिलोसफी। किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए उसकी अच्छी बातें भी जाननी जरूरी होती हैं। बाकी ऑप्शन में यूल गेट दी ओनली दी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, यहाँ पॉलिटिकल साइंस में आपको उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो एसए में डेफिनेटली आपको ये पेपर हेल्प करने वाला है। तो आसान भाषा में अगर आपने पीएसआईआर ऑप्शन ले रखा है तो आपका मेजोरिटी ऑफ द जीएस सिलेबस आपको कवर होता हुआ दिखता है, और आपके पास एक एडिड एडवांटेज रहती है जब आप आंसर राइटिंग करते हो उसके अंदर। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेस। क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? देखो ऐसे अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शन है संस्कृत। लेकिन एक तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट नहीं होगा लोगों को उसके अंदर, तीसरी चीज जीएस सिलेबस कवरेज उसका नीलबटा सन्नाटा है, जीरो। और लास्ट, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बहुत कम है। यहां आपको ये तीनों चीजें पीएसआईआर कवर करते हो, तो कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेज इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं कि आप को ओवर इंफॉर्मेशन का इशू है, अंडर इंफॉर्मेशन का इशू बिल्कुल भी नहीं है पीएसआईआर के साथ। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके मन में कोई डाउट है और आपको उसके उससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए, किसी पर्टिकुलर छोटे से छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड भी, तो उसका मटेरियल आपको ऑनलाइन डेफिनेटली या मार्केट्स में डेफिनेटली अवेलेबल हो जाता है। तो कभी आप इस डाउट में नहीं रहोगे यार इस चीज को मैं कहां से पढ़ लूं। आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज रहेंगे, उसमें से बस आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा चूज करना है, उसके लिए मैं हूं यहाँ, कि किस ऑप्शन के या किस ऑप्शन की तरफ मूव करना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को फुलफिल करना है, पॉलिटिकल थॉट्स कहाँ से करने हैं, या फिर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उन्हें कैसे कवर करना है, तो कभी रिसोर्सेज का इशू पीएसआईआर ऑप्शन के साथ नहीं आता है। सबसे लास्ट वाला है सिलेक्शन रेट। सी, जब भी आप उठा के देखोगे ना टॉप 10, उसमें से आपको दो तीन पीएसआईआर वाले ऑप्शन वाले मिल जाएंगे डेफिनेटली, 100%। कारण क्या है? चांसेस ऑफ सिलेक्शन अपने आप ही बढ़ जाते हैं अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है। आप बहुत सारे ऑप्शनल देखोगे, लेकिन 300 प्लस स्कोर जो लोग करते हैं ऑप्शन पीएसआईआर के अंदर, वो रिलेटिवली ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी ऑप्शन में सिलेक्शन रेट नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो 300 प्लस मार्क्स है ना, वो या तो मैथमेटिक्स आपको compete कर सकता है पीएसआईआर के साथ, मैथमेटिक्स में 300 प्लस बहुत ज्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं। दूसरा इस पीएसआईआर के आपको बहुत काफी हद तक 300 प्लस मार्क्स आपको इस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको, जो सिलेक्शन चांसेस हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। तो अगर इन ये आपके हाथ में है केवल, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो देखो ये बाकी सारी चीजें भी कोई काम नहीं आने वाली। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि इंटरेस्ट है या नहीं है, या 50-50 है कि यार दूसरा मुझे ज्योग्राफी भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे सोशियोलॉजी भी अच्छा लगता है, मुझे फिलोसफी भी अच्छा लगता है, तो अगर इंटरेस्ट में 50-50 है तो बाकी तीनों चीजों में कौन डोमिनेट करेगा? ये पर्टिकुलर ऑप्शन डोमिनेट करेगा। पीएसआईआर आपको ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन में ज्यादा एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच प्रोवाइड करता है, और आपको सर्टेनली हेल्प करता है टू वाइडर अप द डायमेंशंस, टू इंटरलिंक द सब्जेक्ट्स। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं पीएसआईआर के अंदर, तो वो हेल्प करता है कि आपको सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कैसे करना है, कि अगर मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसमें प्रेजेंट एग्जांपल्स कैसे जोड़ूं, मैं उसे कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से कैसे अवेलेबल करूं, क्योंकि इट इज स्टैटिक प्लस डायनेमिज्म। पीएसआईआर का जो कोर है ना, वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है उसमें, मतलब जो लिखी हुई चीजें वहीं से वहीं क्वेश्चन आ जाएगा, और दूसरा जो डायनेमिक है, जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज जो आजकल दुनिया में चल रहा है उससे रिलेटेड उठा के क्वेश्चन देंगे वो। तो हमारे यहाँ पीएसआईआर में बोलते हैं कि इट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक पोर्शन प्लस डायनेमिक पोर्शन। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी नहीं होगा कि मोनोटोनस हो गई स्टडीज, कुछ ना कुछ आपके साथ जुड़ता भी रहेगा। साथ के साथ आपको हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिलती रहेगी जो आपको इंटरेस्ट करती रहेगी, और उस चीज के बारे में आप डाइव इन कर पाओगे, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी नाउ। आप पीएसआई ऑप्शन ले पाओगे तो आपके पास एक रीजन रहेगा टू डाइव इन टू द पॉलिटिकल फिलोसफीज जितनी चल रही हैं, थ्योरीज जो चल रही है, भारत के अंदर इलेक्शन जो चल रहे हैं, ये कोalition गवर्नमेंट का फायदा क्या है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट थी उसका फायदा क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे बढ़ेगा, कोएलिशन में बढ़ेगा या फिर दूसरे में बढ़ेगा, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपका जो डायमेंशन है, जो ओवरऑल जो सोचने का नजरिया है, उसे काफी हद तक वाइडन अप कर देंगी। तो काफी हद तक आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी, और जब दिमाग खुलता है तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो चीज जाती है, आप उन चीजों को भी बेटर समझना शुरू कर देते हो। अगर मैं इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पढ़ रहा हूँ फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, तो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग जब एक्चुअली आपको कवर करनी होगी, तो दूसरों से ज्यादा डायमेंशन होंगे आपके उससे लिखने के लिए, क्योंकि मेरे पास उसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल, एक फिलोसफिकल एंगल, एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी जोड़ दिया है मैंने प्लानिंग के साथ। राइट। तो ये तो रीजंस हैं हमारे के वाई शुड आई चूज पीएसआईआर। पीएसआईआर, और इस बार जो आप प्रीलिम्स देखते हो या लास्ट ईयर का भी प्रीलिम्स देखते हो, तो कम से कम 18-19 क्वेश्चन हमेशा पॉलिटी से आते हैं। 18-19 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से आते हुए दिखेंगे, और इस बार मैं कवर करके देखता हूं तो कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन पीएसआईआर से आए हैं केवल। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट था तो आप 28 क्वेश्चन डेफिनेटली वहां अटेम्प्ट कर सकते थे। केवल 28 मतलब लगभग 1/3 आपको देखने को मिल जा रहा है कि आपको प्रीलिम्स में आपको भी सपोर्ट कर रहा है ये सब्जेक्ट। आपको केवल इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मेंस ओरिएंटेड, इट्स आल्सो अबाउट द प्रीलिम्स।
प्रीलिम्स में भी आपको एक एक फर्दर स्टेप प्रोवाइड कराता है कि बाकियों से बेटर सोच सको, बाकियों से बेटर आंसर कर सको। इस बार तो फिर भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हुए देखे पॉलिटी के अंदर, लेकिन लास्ट ईयर तक पिछले 5 साल का ट्रेंड आप देखोगे तो फिलोसफिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे थे पॉलिटी के अंदर। वो केवल जीएस या फैक्चुअल चीजें पढ़ के कवर नहीं हो सकता। उसके लिए आपके पास एक एनालिटिकल एंगल होना चाहिए, जो ये ऑप्शनल आपको प्रोवाइड कराएगा। यहां तक जो मैंने अभी बोला, इंटरेस्ट प्लस जीएस कवरेज प्लस रिसोर्स प्लस सिलेक्शन रेट। सिलेक्शन रेट हम लगभग मान के चलते हैं 9%। 2019 के अंदर एक यूपीएससी ने डेटा निकाला था कि उसमें यह बोला जाता है कि 100 बच्चे देते हैं तो 9 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब आपको मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन जो देते देखने को मिलते हैं, सोशियोलॉजी का भी लगभग सिमिलर ही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, रिलेटिवली कम हुआ करते। अब पीएसआईआर थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि सब्जेक्ट कवरेज ज्यादा है, प्रीलिम्स के अंदर कवर कर रहा है, तो सर्टेनली आपको बच्चे लेते हुए भी ज्यादा दिखते हैं पीएसआईआर, क्योंकि उसमें ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन, ओवरऑल एग्जाम ओरिएंटेड में आपको ओरिएंटेशन में ज्यादा हेल्प करता है आपको वो। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो इसमें से, कोई डाउट ऐसा कि पर्टिकुलरली आपका कोई स्पेसिफिक डाउट हो रिगार्डिंग पीएसआईआर के लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आई ट्राई टू आंसर दैट एज वेल ऑनलाइन। बच्चे रिसोर्सेज विल बी डिस्कसिंग आफ्टरवर्ड्स। ऑल गुड राइट? अब नेक्स्ट चीज, सबसे पहले ये जो चीज हमने ट्राई करने की क्वेश्चन करने की कोशिश की है, दैट इज दिस इज रिगार्डेड टू वाई पीएसआईआर। पीएसआईआर मुझे क्यों ऑप्ट करना है, विल गो ऑन टू द सिलेबस एज वेल। लेकिन उससे पहले पहले हम इसी पे टिकते हैं, रेदर देन वाई मी, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस देखते हैं एक बार, किस तरीके से चीजें कवर करेंगे हम, और क्या क्या स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव्स रहेंगे। देखो एक तरीका है, लास्ट ईयर आई ट्राइड, लेकिन थोड़े से जो शेड्यूल था मेरा उसे अलाउ नहीं कर पाया। हमारे पास 7 दिन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 डेज है हमारे पास जिसके अंदर कवर करना है हमें। तो मेरा फोकस ये रहेगा इस बार स्पेसिफिकली, जो हम ऑप्शन कंटिन्यू करेंगे, कि हम पहले 5 दिन जो मंडे टू फ्राइडे है, दिस वुड ओनली बी अबाउट पीएसआईआर। मतलब इसमें केवल हमें वो सिलेबस देखना है जो हमारा नॉर्मल क्लासेस चलती रहेंगी, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे मंडे टू फ्राइडे। अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, एज वाइडली एज पॉसिबल, एज क्लियरली एज पॉसिबल। और जो हमारा सैटरडे होगा, दिस वुड बी अ डायनेमिक क्लास। डायनेमिक क्लास इन द सेंस, इस पूरे इन 5 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल इवेंट हुए होंगे, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज घटी होगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन पूरे कंटेम्पररी सोर्सेज को, उन पर्टिकुलर इश्यूज को हम कब डिस्कस करेंगे? सैटरडे को इशू करेंगे। तो सैटरडे विल नॉट बी रिलेटेड टू द स्टैटिक पोर्शन, इट विल बी रिलेटेड टू आईआर और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज। तो ये हम क्या कर, अब इसका इसका मोटिव क्या बैठने को मिल रहा है कि हमारे पास 2 पेपर है पीएसआईआर के। मेरे पास 2 पेपर में देखने को मिलता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। अगेन इसके अंदर भी पार्ट है ए एंड बी। इसको मैं मान के चलता हूं कि दिस इज 90% स्टैटिक, मतलब इसमें आपको कंटेम्पररी सोर्स की जरूरत नहीं है। 10% डायनेमिक। 10% डायनेमिक क्यों लिखा है मैंने? देखो आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा गेम ये है कि किस तरीके से तुम स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज को अपने डायनेमिक पोर्शन में यूज कर पा रहे हो। अगर कोई करंट ओरिएंटेड कंटेम्पररी आंसर भी लिख रहे हो, तो किस तरीके से आप, आपके पास जो स्टैटिक नॉलेज है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की नॉलेज है, पॉलिटिकल फिलोसफीज की नॉलेज है, या थिंकर्स की नॉलेज है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, उनको कैसे कस्टम कर पा रहे हो अपने आंसर्स के साथ। इसलिए वो 10% डायनेमिक हमने यहाँ पार्ट ए में यूज किया। वैसे इट्स ऑलमोस्ट 100% स्टैटिक। बी को अगर मैं देखता हूं, तो बी में आपको देखने को मिलता है, इट इज नथिंग बट आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपको क्या है, पॉलिटी वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। अदर देन दैट आपको कुछ स्पेसिफिक, कि जैसे हम बोलते हैं गांधी को हम पढ़ते हैं, गांधी को हम पढ़ते हैं कि उसने बोला नॉन कोऑपरेशन किया, फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस किया, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट किया। तो ऐसा क्यों किया? ये जो स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल है, इसे हम जो प्रोट्रैक्टेड वॉर बोल रहे हैं, इसकी क्या फिलोसफी है? और गांधी, हाउ गांधी वॉज रिलेटेड टू ग्राम्सकी। ग्राम्सकी वॉज अनदर थिंकर ऑफ इटली, वो भी प्रोटेक्टेड वॉर की ही बात करते हैं। एंड हाउ गांधी इज डिफरेंट फ्रॉम लेनिन और फ्रॉम माओ, जिस वजह से उन्होंने एक इलोंगेटेड वॉर का पर्सपेक्टिव देखा। तो आप क्या देख रहे हो, जो चीज आपको जनरल जीएस में नहीं समझ में आ सकती है, जनरल जीएस में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आपको एक एडेड एंगल मिलेगा यहाँ कि गांधी ने जो किया वो तो मुझे पता है जीएस में क्या क्या किया, लेकिन क्यों किया का कारण आपको वो पीएसआईआर प्रोवाइड कराता है कि क्या थिंकिंग क्या थी उसके पीछे। ये जो इन्होंने सोचा कि अभी मैं एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, तो ये सब चीजें भी आप इसके अंदर कवर करेंगे। इसको हम मान के चलते हैं कि दिस इज ऑल्सो 80% स्टैटिक एंड 20%
डायनामिक। ए पोर्शन जो पेपर 2 का है, दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज, इंटरनेशनल फिलोसफीज। इसको हम मान के चलते हैं दिस इज 60% स्टैटिक एंड 40% डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब यह है कि इसमें करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और अगर पार्ट बी की बात करें, दिस इज 90% डायनेमिक एंड 10% स्टैटिक। अब इस 90% डायनामिज्म को मैं पर्टिकुलर क्लास लेके तो कवर नहीं करा सकता। अब डायनामिज्म की बात चले तो मुझे कंटेम्प्रेरी रिसोर्सेज के बारे में या कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। इस 90% डायनामिक को कवर कराने के लिए एवरी वीक ये सैटरडे वाली क्लास ली जाएगी कि पूरे हफ्ते भर में क्या हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज नए आए हैं, कुछ नई चीज आई है, कोई ऐसी चीज है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट कर रही है, कोई ऐसी चीज है जो इंडिया के स्टैंड को इंपैक्ट करेगी, कोई ऐसी चीज हुई है जहां इंडिया को अपना स्टैंड चेंज करना चाहिए, या कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, कोई ऐसा थ्रेट जो हमारे लिए फ्यूचर में शायद अभी नहीं दिख रहा है लेकिन फ्यूचर में एक मेजर थ्रेट बन सकता है। उन चीजों को हम सैटरडे के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वुड बी रिगार्डिंग दी प्रॉपर सिलेबस एंड दिस वुड बी रिगार्डिंग योर करंट ओरिएंटेड डायनेमिक प्रिपरेशन ऑफ पीएसआईआर। तो वीकली एवरी डे आपको ये चीज कवर होती हुई दिखेगी इसके अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस। जब सिलेबस की बात की जाती है तो सिलेबस में हमें देखने को मिल रहा है, हम सबसे पहले देखते हैं, मैंने बोला पेपर ए का पार्ट ए, पेपर वन का, पेपर वन का पार्ट ए के अंदर 4 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है उसे। सर आई हैव अ क्वेश्चन, इन पॉलिटिक्स वी स्टडी ओनली थ्योरीज, फिलोसफी विल आल्सो स्टडी पॉलिटी। बच्चे विल ऑफ कोर्स स्टडी द पॉलिटी। अगर अभी हम डिस्कस करते हैं, एक बार ये सिलेबस में ओवरऑल देख लेता हूं। हिमांशु, I can tell you about geography cause starting में when I started my preparation I opted for geography. I belong to a technical background, तो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट मैंने ज्योग्राफी के साथ दिए थे। देन आई रियलाइज्ड कि ज्योग्राफी का सिलेबस तो इज एज वास्ट एज पीएसआईआर, मोर ओवर आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वजह से मेरा अट्रैक्शन जो है पीएसआईआर की तरफ थोड़ा सा अपने आप बढ़ता चला गया। और दूसरी चीज, पीएसआईआर जो ज्योग्राफी का जो आपका थॉट वो वाला प्रोसेस है ना, जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं या फिर जो फिलोसफी वाला पोर्शन ज्योग्राफी के अंदर भी है, वो किसी भी तरीके से आपको जीएस में हेल्प नहीं करेगा। बहुत ही माइनर एडवांटेज है उसका। लेकिन यहां जो मुझे फिलोसफीज देखने को मिल रही हैं, इसने मेरे को ओवरऑल पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है टू लुक एट दी अदर सब्जेक्ट्स। तो आई इंप्रूव माई मार्क्स आफ्टर चेंजिंग माई ऑप्शनल। आई एम नॉट सजेस्टिंग ज्योग्राफी इज अ बैड ऑप्शन, नो नॉट एट ऑल, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द इंटरेस्ट। अगर आपको देखना है कब जीएस कवरेज या सिलेक्शन पर्सपेक्टिव से, तो पीएसआईआर इज वे बेटर देन ज्योग्राफी, ऑल्दो ज्योग्राफी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, इसलिए चल भी रहा है। बच्चे, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफी को अगर आप थ्योरी की तरह पढ़ोगे ना तो वो बोरिंग है। लेकिन फिलोसफी को अगर आप कहानी की तरह पढ़ोगे, सी, हम इसके अंदर सॉक्रेट्स पढ़ते हैं। जनरली हम एक सुकरात जो है, सॉक्रेट्स को हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल फिलोसफीज के अंदर। सॉक्रेट्स की ना एक आइडियोलॉजी थी और मेरा टीचिंग स्टाइल इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉक्रेट्स, आई फील सो। सॉक्रेटिक मेथड क्या बोलता है? सॉक्रेटिक मेथड बोलता है पार्टिसिपेंट ए, पार्टिसिपेंट बी, मैंने कोई अपना ओपिनियन दिया, सामने वाले ने कोई अपना काउंटर ओपिनियन दिया, और मिलके हमारा क्या बन गया है? एक फाइनल आंसर बन गया है। पॉजिटिव फ्रॉम हिज ओपिनियन, पॉजिटिव फ्रॉम माई ओपिनियन, इफ दिस इज वर्दी इनफ। या फिर इसे हम बोलते हैं कि मैंने अगर थीसिस दिया, सामने वाले ने अगर एंटी थीसिस दिया, तो इवेंचुअली इट विल बिकम सिंथेसिस। अब ऐसे केस में पॉलिटिकल फिलोसफी में यही मेरा बेसिक पर्सपेक्टिव ये है। सी, इसलिए जनरली क्या हो रहा था, लास्ट ईयर तक एक बैच चलता था। इस बार मैंने शायद नंबर ऑफ एडमिशंस आर गेटिंग मोर, तो इसलिए मैंने आई रिक्वेस्टेड कि एक बैच में मैं नहीं करूंगा इस चीज को, सारे बच्चों को मैं एक बैच में नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज आई वांट वन ऑन वन इंटरेक्शन। मुझे बात करनी है उनसे क्लास के बीच में। आई जनरली टॉक टू पीपल, आई जनरली टॉक टू यू गाइस, क्योंकि अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वो कन्वर्सेशन बन जाएगी, फिर वो बोरिंग नहीं रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सॉक्रेट्स ने ये किया, तो आपके मन में कुछ ख्याल आएगा उस टाइम पे ही, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तभी के तभी मुझे रोक के सवाल पूछ सकते हो। आई नीड योर ओपिनियन। और हो सकता है कि शायद कुछ आपकी ओपिनियन मेरे को भी इन्फ्लुएंस कर जाए, उससे एक नया आइडिया निकल के आए। तो सॉक्रेटिक मेथड में जब तक तो चीजें बोरिंग नहीं रह जाती। फिलोसफी इज नॉट बोरिंग। फिलोसफी बोरिंग तब है जब उसे एकदम ही थियोरेटिकल तरीके से पढ़ाया जाए। थ्योरी इज नथिंग बट दी ओपिनियन। किसी की ओपिनियन है, आप उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, बस आपको इतना देखना है। अगर एग्री करते हो तो क्यों करते हो, नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। तो फिलोसफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और मैं तब बोल रहा हूं जब आई बिलोंग टू अ साइंस बैकग्राउंड, आई एम बीटेक, एमटेक एंड दिस मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो इवेंचुअली मुझे टेक्निकल उस एस्पेक्ट्स में होते हुए भी फिलोसफी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो सर्टेनली आई कैन बेट ऑन इट कि फिलोसफीज आर नॉट बोरिंग एट ऑल। एटलीस्ट आई विल नॉट मेक इट बोरिंग फॉर यू, दैट्स फॉर श्योर। बट विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस एज वेल। अब हम जब सिलेबस की तरफ जा रहे हैं, पेपर वन के सिलेबस को जब मैं देखता हूं तो वी कॉल इट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स को इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी कवर करेंगे।
इसके अंदर हमें चार पोर्शन कवर करने हैं। वन इज पॉलिटिकल थ्योरी, कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इनमें डिफरेंस कैसा है। ये पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस कब बन गई, मतलब इसको आपने साइंटिफिक एस्पेक्ट कब देना शुरू कर दिया, ये चीजें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जितनी भी हमें देखने, जो एक एक करके करूंगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, एम एन रॉय का, धर्मशास्त्र का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो घोष, बेसिकली सर सैयद अहमद खान। अदर देन दैट आपको विवेकानंद, इन सब की पॉलिटिकल फिलोसफीज आपको कवर होती हुई दिखती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में। मूविंग ऑन टू दी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीक सिविलाइजेशन, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, मूविंग ऑन टू मैकियावेली, देन टू जेरेमी बेंथम, जे एस मिल, रूसो, मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ग्रैम्स्की, हैना आरेंट, ये सब चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, सबके आइडियोलॉजीज अपनी अपनी हैं, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो भी कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल थ्योरी, जो मैं बोल रहा हूं आपसे, दिस इज द बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन। देखो, पीएसआई के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर तुमने क्रोनोलॉजी में पढ़ना शुरू किया ना, तो ये जो पोर्शन है, ओनली दिस, मीनिंग एंड अप्रोचेस, दिस वन ऑफ द मोस्ट थ्योरेटिकल, वन ऑफ द मोस्ट स्टैटिक पोर्शन। तो स्टार्टिंग में आदमी को लगता है कि यार ये ऑप्शन तो मेरे से नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं इसके अंदर। बट दिस इज द ओनली थिंग विच कैन आई से कि दिस इज समथिंग जो आपको हिस्ट्री पढ़नी है पॉलिटिक्स की, किस तरीके से वो अप्रोच हुआ, किस तरीके से चीजें चेंज होती गई। आज की डेट में जो पॉलिटिक्स चल रही है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स रनिंग विच वाज गोइंग ऑन पास्ट 2500 ईयर्स अगो। तो उन चीजों को आपको इसके अंदर कवर करना है। लिबरलिज्म क्या होता है, न्यू लिबरल थ्योरीज क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, प्लूरलिज्म क्या है। प्लूरलिज्म जब हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टिल आई कवर। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, इसके अलावा आपको पर्टिकुलरिज्म देखने को मिलता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म देखने को मिलता है। ये सारी जो थ्योरीज हैं, जो ऑफ कोर्स सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन पास्ट ईयर पेपर से आपको देखने को मिलता है कि यार यहां से सवाल उठ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, तो वो थ्योरीज हम क्लास के अंदर कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट इज जस्टिस का कंसेप्ट, जो मैंने अभी अभी बोला, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एथिक्स के अंदर, पेपर 2 के अंदर भी पूछा जा सकता है ये। और यहां हम स्पेसिफिकली रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं और उसके कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, जो उसके क्रिटिक्स थे। और जस्टिस में हम केवल दिया है रॉल्स है, लेकिन हम बाकी पर्सपेक्टिव भी कवर करेंगे। अमर्त्य सेन क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट नॉजिक क्या बोल रहे हैं, बेसिकली अदर लिबर्टेरियंस क्या बोल रहे हैं, या फिर अदर कम्युनिटेरियंस क्या बोल रहे हैं। तो वो पर्सपेक्टिव हमें देखना है कि कौन बोल रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज जस्टिस, कौन बोल रहा है कि नहीं भाई सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी जस्टिस, इट शुड बी इक्विटेबल, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना प्रोवाइड कराया जाए। कौन बोल रहा है कि कैपेबिलिटी इंप्रूव करने से जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन। तो ये सब चीजें हम देखते हैं जस्टिस में। केवल यहाँ रॉल्स दिया गया है लेकिन हम इसके मल्टीपल डायमेंशंस कवर करते हैं इसके अंदर, जिससे अगर किसी भी कंटेक्स्ट में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बेटर तरीके से आंसर कर पाओ। आपके पास केवल ये एक मतलब वो नहीं होता ना कि घोड़ों के अंधौटे लगे रहते हैं कि नैरो अप्रोच नहीं रखनी है, एक वाइडन अप अप्रोच रखनी है कि अगर इसके अलावा भी इससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं फंसू ना वहां। मेरे पास कंटेंट हमेशा हो लिखने के लिए, मैं एनालाइज कर पाऊं, इतनी आंसर राइटिंग हो कि उसे एनालाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी के भी सिमिलर कंसेप्ट है, आपने देखा है कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस के लिए सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और सिमिलरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी एज वेल। तो वो चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। इक्वालिटी और फ्रीडम में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन चल रहे हैं ये अफर्मेटिव एक्शन है, ये क्यों दिया जा रहा है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जा सकता है, वो भी किस तरीके से किया जाएगा अफर्मेटिव एक्शन में। हमारे यहाँ रिजर्वेशन अच्छे हैं बुरे हैं, पॉजिटिव्स क्या है अफर्मेटिव एक्शन के। फॉर एग्जांपल भाई पास्ट में उनके साथ गलत हुआ है तो उन्हें बराबर लाने के लिए आपको अफर्मेटिव एक्शन देने ही पड़ेंगे। लेकिन काउंटर क्या आता है यार, हमेशा लॉ बोलता है कि जिसकी गलती हमेशा उसे सजा मिलनी चाहिए। अब इस केस में किसी के एंसेस्टर्स ने गलती करी, आज की डेट में डिसएडवांटेज में कौन जी रही है, प्रेजेंट जनरेशन। तो कहीं ना कहीं लीगल पर्सपेक्टिव से फिट नहीं बैठती। तो ये सारे जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं ये अफर्मेटिव एक्शन में डिस्कस करते हैं हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, राइट्स की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स कौन कौन सी हैं। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट कहां से आया, क्यों आया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही क्यों आया, ऐसा क्या है कि हर के हमारे यहाँ के कोई भी आपको, कोई भी कंट्री हमारे यहाँ आपको क्वेश्चन करती हुई दिख जाती है ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव। इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको। वर्ल्ड वॉर 2 में जिस टाइम पे ज्यूज का परसिक्यूशन चल रहा था, एंटीसेमिटिज्म चल रहा था इन जर्मनी, तो उस टाइम पे एक थ्योरी चलती थी सोवरेनिटी की। सोवरेनिटी का मतलब कि यार मेरे स्टेट के अंदर कोई भी और कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें रियलाइज हुआ यार इस तरीके से तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जैसे ज्यूज के साथ हुआ। तो उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव आया कि अगर कहीं ह्यूमन राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं, अगर वो कहीं भी किसी भी तरीके से आपको हार्म होती हुई दिखती हैं, वायलेट होती हुई दिखती हैं, तो इंटरनेशनल पुलिस में, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर कंट्री कि भाई ऐसा
क्यों हो रहा है तुम्हारे सिटीजन के साथ। इसमें 3 लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऑफ राइट्स, वो भी हम डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं, नॉट फ्रॉम द इंडियन एंगल, फ्रॉम द लार्जर पॉलिटिकल साइंस एंगल। इसमें इंडिया ही नहीं पढ़ना है, बाकी जगह भी पढ़ना है कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां थी, आज के डेट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, विच वन इज बेटर, कौन सी चीज कहां रन की जा सकती है, और जनरल पर्सपेक्टिव में क्या डेलिबरेटिव रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या पार्टिसिपेटरी और डेलिबरेटिव साथ में हैंड इन हैंड चलेंगे। ये सब चीजें जो इंटरकनेक्टिविटी है ये आपको कवर होती हुई दिखेगी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजेमनी एंड आइडियोलॉजी। जनरली हम बोलते हैं कोअर्शन, बाई फोर्स, और बेसिकली बाई परसुएशन। किस तरीके से आप अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, हेजेमनी कहेंगे किसे। आज की डेट में क्या चाइना को एक हेजेमनिक पावर कहा जा सकता है या केवल यूएस को ही हेजेमनिक पावर कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना कैन बी कंसिडर टू बी एन हेजेमनिक पावर ओनली फ्रॉम द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उसने डोमिनेशन करना शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में उसका एक लार्जर से है सोसाइटी के अंदर, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाला पर्सपेक्टिव तो अचीव कर लिया चाइना ने, लेकिन मिलिट्री वाला पर्सपेक्टिव अभी तक उसने अचीव नहीं किया है, इसलिए चाइना को अभी हेजेमनी नहीं कहा जाएगा। और यूएस को क्यों कह रहे हैं, यूएस के पास पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी, एज वेल एज मिलिट्री हेजेमनी भी है। तो आज की डेट में भी हेजेमनी केवल किसे कहा जा सकता है, यूएस को। तो ये कैसे पता चलेगा मुझे, जब मैं कंसेप्ट पढ़ूंगा एक्चुअल में हेजेमनिक पावर होती क्या है, एक ग्लोबल हेजेमनिक पावर क्या है, रीजनल हेजेमनिक पावर क्या है। जैसे इंडिया ट्राई टू is trying so that it can assert its hegemony in the at least in the Indian Oceanic region। मतलब हम एक रीजनल पावर तो बन पाए, हमें ग्लोबल पावर नहीं बनना है अभी, लेकिन हमें रीजनल पावर की तरह राइज करना। नोबडी कैन क्वेश्चन आवर कंटेक्स्ट इन एटलीस्ट इन इंडियन ओशन, जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो वो सब चीजें हम हेजेमनी के अंदर कवर करते हैं। स्पेसिफिकली जो आप देख रहे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में कवर क्या करना है, लिबरलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, हाउ सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिज्म। जैसे हम देखते हैं मार्क्स ने तो सोशलिज्म दिया ही दिया, उसे हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी मार्क्स के आने से पहले चली नहीं रही थी, उससे पहले भी सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज आपको देखने को मिल जाती हैं। हम फेबियन सोशलिज्म की बात करते हैं, हम यूटोपियन सोशलिज्म की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इसके अलावा फासिज्म, जब हम मुसोलिनी की बात करते हैं, और इनको तो गांधी इज समवन जो ना, मतलब बेसिकली यूपीएससी क्लियर करने के लिए ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी के बिना यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। कोई सा भी पेपर उठा लो तुम, पेपर 1 की बात कर लो, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, चाहे कोई सा भी ऑप्शनल की बात कर लो, चाहे एसए की बात कर लो, हमेशा गांधी नाम, गांधी की फिलॉसफी, गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी की अप्रोच, गांधी की डिसएडवांटेजेस, गांधी के एडवांटेजेस, उनका कंटेक्स्ट क्या था किस चीज को करने का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो इनकी आइडियोलॉजी गांधीज्म भी पढ़ेंगे। फेमिनिज्म क्या होता है, बहुत कॉमन टर्म है फेमिनिज्म, कितने टाइप का होता है, कैसे स्टार्ट हुआ, पहले लिबरल फेमिनिज्म था, फिर रेडिकल फेमिनिज्म आया, उसके बाद फिर आपको एक एनवायरमेंटल इको फेमिनिज्म आता हुआ दिखता है, और आज की डेट में आपको सूडो फेमिनिज्म भी आता हुआ दिखता है। उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि द मिस यूज ऑफ फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी इटसेल्फ, उन चीजों को हम फेमिनिज्म में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट धर्मशास्त्रास। धर्मशास्त्रास इन द सेंस कि यार हमारे यहाँ दो तरीके से होते हैं, एक श्रुतिज होती थी, एक स्मृतिज होती थी। श्रुतिज जो केवल बोल के बताई जा रही हैं, स्मृतिज वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। वो किस तरीके से, अर्थशास्त्र हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, पुरुषार्थ, आश्रमास, जितने भी आप देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 आश्रम होते हैं जिंदगी के, कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये हमारे 4 आश्रम हैं। इसमें क्या क्या होता है, कहां से निकला, 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे पास, काम मोक्ष धर्म अर्थ। काम मोक्ष धर्म और अर्थ। आज की डेट में क्या देखने को मिलता है मुझे इंडियन सोसाइटी के अंदर, धर्म और मोक्ष की बात सब भूल चुके हैं, किसकी तरफ भाग रहे हैं, अर्थ और काम की तरफ। जो हमारे यहाँ 4 बताए गए हैं पुरुषार्थ, उसमें से 2 को कंप्लीट इग्नोरेंस देखने को मिलती है। तो किस कंटेक्स्ट में बताए गए हैं, अर्थ। इसमें जब धर्मशास्त्र में देख रहा हूं तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो उससे एक पूरा एक पर्सपेक्टिव हमारे पास पूरी ट्रीटीज है, किसकी, कौटिल्य की, चाणक्य की, या विष्णुगुप्त, जो भी बोलना चाहो आप उन्हें। वो अर्थशास्त्र हम देखेंगे किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे ये फर्स्ट रियलिस्टिक फिलोसफी थी भारत की, और कैसे हमें अंग्रेजों ने क्रिटिसाइज किया कि हमारे पास तो कोई रियलिस्टिक फिलोसफीज नहीं है। टिल द टाइम 1906 में मुझे डिस्कवर करता हूं कि अर्थशास्त्र ऑलरेडी लिखी गई थी इन द टाइम ऑफ 321 320 बीसी अराउंड, मतलब लगभग आज से 2300-2400 साल पहले। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट रियलिस्ट फिलोसफी कौटिल्य क्या क्या कह के गए हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैकियावेली। मैकियावेली वाज आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट रियलिस्ट थिंकर इन द वेस्टर्न फिलोसफी, इसलिए इनको बोला जाता है अर्थ कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली, मैकियावेली ऑफ इंडिया। ऑल्दो आई डू नॉट एग्री विद दिस थिंग। मैकियावेली आया 14-15 सेंचुरी में, कौटिल्य रोड दिस इन बिफोर क्राइस्ट पीरियड, राइट, बेसिकली आज से 2300-2400 साल पहले। तो ही वाज द फर्स्ट
पर्सन जिन्होंने रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। और इनके अलावा इनसे हम ये भी देखेंगे, इनके अलावा एक और इंसान है जिसको हम बोलते हैं सुनजू, जिसके थ्योरी पे, जिसके बेसिस पे आज की डेट में पूरी तरीके से चाइना रन करता हुआ दिखता है। जो आर्ट ऑफ वॉर है उनकी, चाइना आज भी सुनजू पे चल रहा है। हम कौटिल्य को थोड़ा सा भूल गए हैं, लेकिन चाइना अपने सुनजू को नहीं भूले। हाउ दे आर सिमिलर टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, बुद्धिज्म के अंदर आपको क्या क्या फिलोसफीज देखने को मिल रही हैं, अलॉन्ग विद जैनिज्म से भी कनेक्ट करेंगे हम इसे। स्यादवाद, प्रतीत्य संपदा, अनेकांतवाद, जो डिफरेंट फिलोसफीज हैं बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं, और कैसे वैदिक फिलोसफी से अलग हैं, उनको भी देखेंगे। अतः जब धर्मशास्त्र देखेंगे तो हमारे पास 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हैं। उसमें किस तरीके से पॉलिटिकल एंगल क्या बैठता है, हम संख्या की बात करेंगे, वैशेषिका की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, एंड इवेंचुअली दीज आर ऑल द वैदिक स्कूल्स। तो इन 6 वैदिक स्कूल्स को भी, फिलोसफिकल स्कूल्स को भी कवर करेंगे इसके अंदर हम। सर सैयद अहमद खान, किस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी दी, वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ पार्टीशन। जो 2 पार्टीशन हुआ है उसमें सैयद अहमद खान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्यों कहा जाता है, किस तरीके से उन्होंने इनका जो ओरिएंटेशन था, पहले ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन भाई रीचिंग 1899 ही वाज लाइक, दोनों साथ नहीं रह सकते, दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। एंटी कांग्रेस हो गई, यूनाइटेड पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन बेसिकली 1888 जस्ट टू काउंटर कांग्रेस। तो वो सब चीजें हमें सर सैयद अहमद खान के बारे में भी देखने को मिलेंगे। औरबिंदो घोष, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पर्सनैलिटी इन इंडियन हिस्ट्री। रविंद्रनाथ टैगोर कह के गए थे, अगर एशिया को जानना है तो अरविंदो घोष को पढ़ लो, इनकी किताब है लाइफ डिवाइन। बुक्स तो बहुत सारी हैं, सावित्री भी है, लाइफ डिवाइन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंदो घोष के साथ ये बोला जाता है 1907 में एक आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर बॉम्ब पढ़ा है, ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री हुई अभी। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, या मानिक ताला केस या मुरारी पुकुर केस भी बोलते हैं। उसके बाद इनका सीआर दास ने केस लड़ा, 1910 में इनको एविक्ट कर देगा, निकाल दिया, मतलब मना कर देगा, ठीक है ही इज इनोसेंट। इसके बाद ये चले जाते हैं पुडुचेरी और विल सेटअप करने, और वहां 1910 से लेकर 1950 तक पौंडीचेरी में रहते हैं, और उन 40 सालों में से 25 साल केवल एक कमरे के अंदर बंद रहते हैं। और उसके बाद इतनी फिलोसफीज लिख के जाते हैं जो आज की डेट में भी यूथ को, स्पेशली इंडियन यूथ, अगर उसमें इंटरेस्टेड दिखता नहीं है ऑल्दो वो, लेकिन अगर आज की डेट में अरबिंदो घोष की फिलोसफी को पढ़ा जाए तो काफी हद तक, क्यों इन्होंने क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को, क्यों इन्होंने बोला कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेशनल नेशन, कैसे ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, कि आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले से भारत एक सिंगल यूनिट है, अंग्रेजों की वजह से यूनिट नहीं बनी है वो। इंडिया हैज ऑलवेज, इंडिया के अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट रन करता है, एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट रन करता है, जो उसे एक प्रॉपर देश बनाता है। और कैसे हमारे, जो हम कांग्रेस पढ़ते हैं जनरल हिस्ट्री में, कैसे इनकी आइडियोलॉजी उससे अलग थी। फिर हम महात्मा गांधी पे पहुंचेंगे, महात्मा गांधी की फिलोसफीज क्या हैं, कहां कहां से उठाई गई हैं। जैसे हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी के जो 2 सबसे बड़े, वैसे तो महात्मा गांधी बोलते थे ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम भगवत गीता, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम कुरान, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बाइबल, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम लियो टॉल्स्टॉय। उनकी एक बुक है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। उसके अलावा एक जॉन रस्किन की एक बुक है जिसे हम बोलते हैं अनटू द लास्ट। उससे काफी ज्यादा कैसे अब्राहम लिंकन का पर्सपेक्टिव महात्मा गांधी से कनेक्टेड देखने को मिलता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। बी आर अंबेडकर एंड एम एन रॉय, इनकी फिलोसफी भी देखने। इसके अलावा हम विवेकानंद भी देखते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। इस बार आई हैव डिसाइडेड आई विल कवर विवेकानंद एज वेल। उसका रीजन क्या है? द रीजन बीइंग, अभी आपने देखा जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, महात्मा गांधी वेंट टुवर्ड्स विवेकानंद रॉक। मेरे लिए वो न्यूज में है, विवेकानंद इज इन न्यूज, वो आपको जीएस में भी इंपॉर्टेंट हेल्प है आपके लिए, पता चल चुका है विवेकानंद न्यूज में रहेंगे। उनकी फिलोसफीज इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड फैक्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है। सर्टेनली हमारे लिए भी, अगर मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करता हूं तो विवेकानंद इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो हमें सीरीज से अरबिंदो घोष देखने को मिल रहे हैं, ही वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विवेकानंद। विवेकानंद से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको अरबिंदो घोष देखने को मिल जाते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले साइंस ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी, द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट एंड द मॉडर्निटी ऑफ द वेस्ट का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, वी कैन गेट द परफेक्ट कॉम्बो। लेकिन आज की डेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्पिरिचुअलिटी को तो भूलते जा रहे हैं केवल, लेकिन वेस्ट को अपनाते चले जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है वेस्टर्न डोमिनेशन। तो किस तरीके से वो नुकसानदायक है, वो भी विवेकानंद और अरबिंदो के थॉट प्रोसेस से हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर हम देखें, सबसे पहले प्लेटो है, दे रखा है, सॉक्रेट्स दे नहीं रखा, लेकिन सॉक्रेट्स को, अगर प्लेटो को समझना है तो सॉक्रेट्स को समझना पड़ेगा, और सॉक्रेट्स को समझे बिना प्लेटो को नहीं समझ सकते। आपने जनरली एक टर्म सुना होगा, अफलातून। अफलातून कौन है? प्लेटो है। अरबी लोगों ने इनको अफलातून नाम दे दिया था। सॉक्रेट्स को हम सुकरात बोलते हैं। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बोला जाता था मैन हु न्यू एवरीथिंग, इस इंसान को सब पता है। ऐसा माना जाता था कि इसने, जब भी कोई दुनिया में कुछ नया होता ना, इसके पास 1000 से, इसका जो स्कूल था जो इसने सेटअप कर रखा था अरिस्टोटल ने, अरिस्तु ने, उसमें 1000 से ज्यादा लोग थे, और जब भी कोई नई चीज आती तो इसने बोल रखा था कोई भी कुछ चीज, नई चीज हो रही है दुनिया के अंदर, मेरे को आके इन्फॉर्म करो। तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी, आपको एरिस्टोटल तो पढ़ना है। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो भी एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाएगा, सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो भी। यहां तक कि जो आप सी सेट के पेपर में सिलोजिज्म देते हुए पेपर, वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। तो वो केवल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, ही इज रिलेटेड टू एवरीथिंग।
तो कहीं ना कहीं मैं एरिस्टोटल को भी देखना है। मैकियावली, मैकियावली की एक बुक है द प्रिंस, किस तरीके से वो रियलिस्टिक फिलोसफीज बताती है, क्यों राजा के लिए केवल जीतना जरूरी है, क्यों राजा के लिए एक्सपेंशन जरूरी है। कैसे कौटिल्य बोल रहे हैं कि जी अपनी प्रजा को प्यार से रखना चाहिए, कि मैकियावली बोल रहे हैं कि नहीं डर से रखना चाहिए, क्यों बोल रहे हैं, डिफरेंसेस क्या क्या है, कैसे राज्य चलना चाहिए। फिर हमारे पास है थॉमस हॉब, जॉन लॉक, जेएस मिल, मार्क्स। इनके अलावा हमें क्या देखना है? पैंथम, रूसो, ग्राम्सकी, हैना अरेंट एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इनके अलावा वो भी कवर करेंगे क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। कहीं ना कहीं इनकी फिलोसफीज को पढ़ने के बाद अगर आपको इनकी फिलोसफीज मिल जाती हैं तो आपको एक लार्जर डायमेंशन देखने को मिलता है उसको समझने के लिए। राइट। तो दिस वाज अबाउट पार्ट ए ऑफ पेपर वन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको लोगों को? ऑनलाइन? यहां तक कोई डाउट ऐसा कि पेपर वन में कुछ चीज ऐसी है कि ये डिफिकल्ट लग रही है, ये शायद समझ में नहीं आएगी, तो आई ट्राई टू मेक इट फॉर द मोर क्लैरिटी, उस चीज में और ज्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा मैं। हाय अनिशिया, वेलकम अगेन। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज जो हम बोलते हैं कि हमारा पेपर टू, जीएस पेपर टू पूरी तरीके से कवर होने वाला है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पॉलिटी पूरी तरीके से कहाँ कवर है? पॉलिटी और गवर्नेंस हमारा आईजीपी के अंदर पेपर वन के पार्ट टू के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हुई दिखती हैं। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, और केवल ये पेपर टू को कवर नहीं कराएगा, पेपर वन वाला पोर्शन भी इसके अंदर है। जैसे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें क्या क्या कवर करते हुए दिखेंगे आपको? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, मतलब कैसे हम जब देखते हैं जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी जो बन रही है, उसके बाद आपने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, कैसे मॉडरेट्स आए, कैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से टू रीच दी पावर अपने हाथ में, कुछ तो पावर उनके हाथ में आ जाए, कैसे एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़े, कैसे हमें स्वदेशी मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। फिर दी कमिंग ऑफ गांधी, गांधी के बाद आपने पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि गांधी ने ही टेक ओवर कर लिया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और किस तरीके से मास सत्याग्रह बिकेम दी कोर ऑफ द इंडियन इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो चीज हमें देखनी है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिट्री एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। चाहे हम वसुदेव बलवंत फाड़के से स्टार्ट करेंगे सर, रमोसी रिबोलियन से, फिर हम जाएंगे चापेकर ब्रदर्स ऑफ 1897, देन विल टॉक अबाउट अनुशीलन समिति इन बंगाल जो बरिंद्र कुमार घोष ने स्टार्ट करी थी, अरविंदो घोष के भाई ने। उसके बाद हम अभिनव भारत की बात करते हैं जो सावरकर से रिलेटेड है। देन 1908 में जो हमें देखने को मिल रहा है मुजफ्फरपुर के जज के ऊपर जो अटैक किया गया, 1911 में जो हार्डिंज के ऊपर अटैक किया गया, देन इवेंचुअली गद्र पार्टी, उसके अलावा जिम्मेमार प्लान या जो जर्मन प्लान हमें देखने को मिल रहा है। फाइनली हम पहुंचेंगे किस पे? एचएसआर पे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड इवेंचुअली टू द सूर्य सेन। ये सारी किस चीज के अंदर कवर करने वाले हैं हम? मिलिटेंट एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। मिलिटेंट इज समथिंग विच शुड नॉट हैव बीन यूज्ड हियर बिकॉज दे वर आर फ्रीडम फाइटर्स। ऑफ कोर्स उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोल रही है, बट दिस इज द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन हु लेट देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। इसके अलावा पेजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट्स, ये आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस कवर करता है आपका, ये इंडियन सोसाइटी का सिलेबस कवर करता है आपका, ये इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस कवर करता है आपका, और दूसरा ये सोशल इश्यूज का सिलेबस कवर करता है आपका, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है। और इवेंचुअली इंडियन हिस्ट्री में भी आपको पेजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, स्टार्टिंग से फ्रॉम द संथल रिबेलियन, फ्रॉम द वर्कर्स मूवमेंट। हम 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट आया, कैसे ट्रेड यूनियनिज्म स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, किस तरीके से एनएम मालाबारी जो है, जो बेसिकली हम एनएम लोखंडे की बात करते हैं, किस तरीके से उन्होंने पहले बॉम्बे मिल वर्कर्स एसोसिएशन स्टार्ट करके ट्रेड यूनियन शुरू करा, कैसे एआईटीयूसी बन गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ, किस तरीके से यहाँ आपको लेबर मूवमेंट स्टार्ट होता देख रहा है, लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन, एनएम जोशी का कंट्रीब्यूशन, दीवान चमन लाल का कंट्रीब्यूशन, इन सब चीजों में किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे यहाँ पेजेंट और वर्कर मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको भी कवर करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे अगेन अब टॉपिक फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये हमें क्या देखना है? लिबरल पर्सपेक्टिव, लिबरल्स क्या बोलते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के बारे में, क्या ये सच में नेशनल मूवमेंट था या नहीं था। सोशल और मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट बोलते हैं कुछ नहीं है, ये कोई सोशल मूवमेंट नहीं था भाई, ये दो रिलीजन की लड़ाई थी जो एंड में दो देशों में बट के खत्म होगी। मतलब दिस वाज द एनालिसिस ऑफ मार्क्स रिगार्डिंग आवर इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। वो देखेंगे। रेडिकल ह्यूमनिस्ट क्या बोलते हैं? रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब है आप रिलेटेड फिलोसफी ऑफ बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर वाली फिलोसफी का हम रेडिकल ह्यूमनिज्म से देखें। ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? कोई नेशनलिज्म नहीं, कुछ नहीं,
ग्लोबल नेशनलिज्म, सबसे पहले इंसानियत, सबसे पहले इंसान। उस बेसिस पे अगर मैं अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एनालाइज करूं तो क्या समझ में आएगा मेरे? फिर दलित पर्सपेक्टिव, बी आर अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव, जोगेश्वर मंडल का पर्सपेक्टिव, किस तरीके से, या फिर श्री नारायण धर्मगुरु परिपालन योगम, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार भी बोलते हैं, उनका पर्सपेक्टिव, जस्टिस पार्टी ने किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल का कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है उसे, ये हम इस पोर्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन इट्स अ ओवरलैपिंग, इट्स बेसिकली ये शाम है, रात और दिन के बीच का टाइम, मतलब इसे आप हिस्ट्री में भी ले सकते हो और पॉलिटी का भी पार्ट माना जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है हमारे यहाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टिल नारी वंदन अधिनियम, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, जो वुमेन रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है, तो पॉलिटिकल चेंजेस तो वहां से स्टार्ट हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो उसे हिस्ट्री का भी पार्ट मानोगे और पॉलिटी का भी पार्ट मानोगे, तो ये पोर्शन भी आपको कवर होता हुआ दिखेगा। लेगेसी क्या है, ब्रिटिश रूल क्या प्रोवाइड करके गया, क्या अच्छा करके गया, क्या बुरा करके गया, क्या उसमें कितने चेंजेस करने चाहिए, जो चीजें चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं, या आज की रेट में भी कहीं ना कहीं कॉलोनाइज्ड हम दिमाग से साइकोलॉजिकली, या वो साइकोलॉजिकल कॉलोनिज्म कब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, किससे उससे हम दूर जाते जा रहे हैं, कैसे? आपने आईपीसी चेंज कर दिया, आपने सीआरपीसी चेंज कर दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज कर दिया, सुभाष किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति हटा के यहां से कर्तव्य मार्ग से आपने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है, वहां स्टैचू लगाया है। किस तरीके से आप शिवाजी का नेवल एनसाइन चेंज कर रहे हो, शिवाजी के नाम पे जो नेवल एनसाइन है इंडिया का, वो पहले यूके बेस्ड था, ब्रिटिश बेस्ड था, आज की डेट में शिवाजी बेस्ड किया है, तो उसका भी हमें लेगेसीज देखनी है ब्रिटिश रूल की, और किस तरीके से आज की डेट में वो चेंज होती हुई दिख रही है। तो वैसे ये स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन विल ट्राई टू मेक इट एज डायनेमिक एज पॉसिबल, कंसिडर आज के चेंजेस जो होते हैं उनको कंसिडर करके। डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, आज की डेट में जो हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ है, उसमें सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स किस किस तरीके से कवर किए जाएंगे। अब ये जो पोर्शन है पूरा आपको, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अगेन गांधीन डेमोक्रेसी, स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस जितने भी आपको पॉलिटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, फेडरलिज्म वाला पर्सपेक्टिव, ये सारा क्या है, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं आपके। डिफरेंस हमारा पढ़ने का एक रहेगा, देखो हम इसे जीएस की तरह नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो हम ज्यादा फोकस करते हैं क्या पे, जब हम पीएसआईआर में पढ़ते हैं तो हम ज्यादा फोकस करते हैं क्यों पे और कैसे पे। अब क्यों और कैसे जानने के लिए क्या तो डेफिनेटली आपको जानना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो जीएस में कवर करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन मेरे पास क्यों और कैसे का जवाब भी होना चाहिए कि इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसका नेगेटिव क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जब ये क्यों और कैसे आपके साथ जुड़ जाता है तो जीएस 2 के आंसर आप डेफिनेटली बेटर तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक लार्जर डायमेंशन रहेगा। इट इज हमारे लिए जीएस पेपर 2 पढ़ना तो है देखो, जीएस पेपर 2 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस, आपके पास एनालिटिकल एस्पेक्ट कितना है, और वो पीएसआईआर आपको प्रोवाइड कराएगा जब हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं देखूंगा यूपीएससी का काम क्या क्या है, मैं देखूंगा ठीक से फंक्शन कर रही नहीं कर रही, क्या चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर, क्या और चेंजेस जरूरी हैं उन्हें, पास्ट में कौन कौन से जजमेंट्स आए हैं जो चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं, तो काफी कमिटीज की रिकमेंडेशन हमारे पास आ जाती हैं जो हमारी आंसर राइटिंग में हमें हेल्प भी करती हैं। मूविंग ऑन टू दिस, अब आ जाते हैं जीएस पेपर 3 का जो पोर्शन कवर होता हुआ दिखता है मुझे, वो है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें नेहरूवियन प्लानिंग क्या थी, गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल नेहरू वेंट फॉर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी वांटेड केवीआईसी, मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चाहते थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से कैपिटल जो है, जो पैसा है वो डोमिनेट ना करे, हमेशा जो मजदूर है उसके हाथ को आपको देखना है कि उसका पेट भर रहा है या फिर नहीं भर रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों का किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव था वो देखना है। रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर, 1928 में स्टार्ट हुई प्लानिंग रशिया के अंदर, 1991 के बाद हमें मोर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बन गई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्लानिंग पर्सपेक्टिव चलता रहा। फिर 2017 में हमने क्या देखा, 2014 2017 में हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12 5 ईयर प्लान, उसके बाद से आपको नीति आयोग आता हुआ दिख जा रहा है। तो उस बीच में क्या क्या हुआ है, पब्लिक सेक्टर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अच्छा था बुरा था, क्या क्यों एंटरप्रेन्योरशिप राइज नहीं कर पाई इंडिया के अंदर, किस वजह से आपको दिखता है कि एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में कूद गया है इंडिया, आपको जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो सेकेंडरी सेक्टर था, उसमें कंट्रीब्यूट करता हुआ, ज्यादा लेबर कंट्रीब्यूट करता हुआ नहीं दिखता है, ना ही वो जॉब क्रिएट करता हुआ दिखता है। तो कारण क्या है, उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग वाले पर्सपेक्टिव के अराउंड हम घूमेंगे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगेन अ क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी, अ क्वेश्चन फॉर पेपर 3, एज वेल एज अ क्वेश्चन फॉर एसए पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि एसए में भी किसी ना किसी तरीके से आपसे ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है। लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन रिलेशंस, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम जीएस पेपर 3, किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स हुए, आज की डेट में लैंड डिजिटाइजेशन जो हो रहा है वो किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स को पर्सपेक्टिव कर सकता है। स्वामित्व स्कीम जो आज की डेट में ऐड हुई है वो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करा रही है घरों का, उनका मैपिंग कर रही है, जियो मैपिंग कर रही है, उसको भी डायनेमिक पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स जितने भी हो रहे हैं उनको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से क्या क्या हुआ वो इकोनॉमिक का लेना देना है,
कैसे हुआ, किस तरीके से लिबरल पर्सपेक्टिव ने हमारे यहाँ डोमिनेट करना शुरू किया आफ्टर दी 1991 रिफॉर्म्स। पहले हम सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे चल रहे थे। वी हैव ऑलवेज बीन मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1950 से लेकर 1991 तक वी आर मोर सोशलिस्टिक एंड लेस कैपिटलिस्टिक। 1991 के बाद वी आर मोर कैपिटलिस्टिक एंड लेस सोशलिस्टिक। तो किस तरीके से हमारे आइडियोलॉजीज चेंज हुई हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चेंज हुई हैं, राइज ऑफ लेफ्ट, डाउनफॉल ऑफ लेफ्ट, किस तरीके से आपको भारत में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में डाल सकते हो। अगेन, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। आज के डेट में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सबसे पहले देखते हैं पार्टी सिस्टम। नेशनल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ दीज पार्टीज। कि भाई लेफ्ट इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी, बीजेपी इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी, कांग्रेस कंसिडर इटसेल्फ एज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। उसके अलावा आपको जो रीजनल पार्टीज हैं, कैसे रीजनल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करा किया जाना चाहिए, कैसे इंक्लूड किया जाना चाहिए, कैसे कस्टम किया जाना विद इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अदर देन दैट, रीजनल पार्टीज की पावर कब कम हो जा रही है, नेशनल पार्टीज की पावर कब कम हो जा रही है, कब दोनों एक दूसरे से बेटर तरीके से बार्गेन कर पा रहे हैं, वो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टी सिस्टम देखेंगे। पैटर्न्स देखेंगे कोएलिशन पॉलिटिक्स के 1947 से लेकर 2024 तक। जिस तरीके से आपको कोएलिशन पॉलिटिक्स बदलती हुई दिखी है, किस तरीके से हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बदलती हुई दिखी है। प्रेशर ग्रुप्स में क्या क्या आ जाता है, प्रेशर ग्रुप्स में मीडिया भी आता है, एनजीओस भी आते हैं, सिविल सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी जो चीजें हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में। इन चीजों को कवर करेंगे। हमारा इलेक्टोरल बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, वुमेन कंट्रीब्यूशन, दलित कंट्रीब्यूशन, जनरल पर्सपेक्टिव, लोकसभा में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे पर देखते हैं हम, स्टार्टिंग पीरियड में हम बोलते हैं लॉयर्स पैराडाइज, तो आपको जनरली क्या देखने को मिल रहा था, आपको वहां मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर लॉयर्स और जमींदार्स स्टार्टिंग पीरियड में। फिर आप देखते हो 1970s में एक डोमिनेंट कास्ट का राइज देखने को मिलता है, ओबीसीज का राइज देखने को मिलता है, यादव पॉलिटिक्स, जाट पॉलिटिक्स, इन सब का राइज जो देखने को मिल रहा है। आज की डेट में अगेन बीच में हमें देखने को मिल रहा है कास्ट पॉलिटिक्स थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया है, रिलीजन पॉलिटिक्स ने आगे आया था, लेकिन वापस आज की डेट में क्या देखने को मिल रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स इज अगेन इनटू द पिक्चर। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये किस तरीके से इलेक्टोरल बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस चीज को भी हम एनालाइज करते हैं पीएसआईआर के अंदर। अब अगेन सोशियोलॉजी, हमारी जो सोसाइटी चेंज हो रही है स्पेसिफिकली, और उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या देखने को मिल रहा है। मिडिल क्लास का राइज होना, मिडिल क्लास का पार्लियामेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन, कौन सा समाज कर रहा है जी, मिडिल क्लास मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी ज्यादा कर रही है, टेक्नोक्रेट ज्यादा है, ब्यूरोक्रेट ज्यादा है, या फिर आपको अगेन लीगल एस्पिरेंट, लीगल जो एडवर्स वो है हमारे पास इल्यूमिनरीज, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते हैं, या फिर पॉलिटिकल थिंकर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो किस तरीके से मेरा जो बेसिकली पार्लियामेंट है उसकी जो कंपोजिशन है वो कैसे विद टाइम चेंज हो रही है, वो चीज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। देन लास्ट है सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बिहार में शराबबंदी हुई, कैसे हो गई, क्योंकि एंटी लिकर मूवमेंट चला था बहुत ज्यादा। कौन डोमिनेट करता है एंटी लिकर मूवमेंट में, वुमेन। जब वुमेन मूवमेंट देखूंगा तो वुमेन मूवमेंट को कहीं ना कहीं आप एनवायरमेंट मूवमेंट से भी कनेक्ट करके देखोगे, अपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ये भी देवर आल्सो लेड बाय वुमेन। अदर देन दैट सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में आपको बहुत सारे मूवमेंट देखने को, बीट कश्मीर, बीट नॉर्थ ईस्ट, बीट सदर्न इंडिया, और स्पेशली वुमेन मूवमेंट में आपको थ्रू आउट द इंडिया मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरलैपिंग टॉपिक है ये, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कवर करता है, और हम इसे पीएसआईआर के अंदर डीपली और एक वाइडर डायमेंशन में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अबाउट पेपर वन। मतलब आई डिस्कस दी 250 मार्क्स ऑफ योर्स, कि उन 250 नंबर के लिए आपको क्या क्या कवर करना है। और आपको देखने को मिल गया होगा कि काफी सारा जीएस का सिलेबस आपके पास ऑलरेडी कवर हो चुका है, कि अगर इतना पोर्शन आप कवर कर रहे हो तो जीएस देखो ऐसा होता है हमारे पास, सिंपल सा लॉजिक, आई हैव द एक्सपीरियंस। जब तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाता है ना, उसके बाद तुम ये एनालाइज करते रहते हो, तुम दिन में काउंट नहीं करते थे, तुम घंटों में काउंट करते हो कि मेरे पास इतने आवर्स बचे हैं। राइट, ऐसा टाइम है, उस टाइम पे दिन में काउंट नहीं किया जाता टाइम को, आप आवर्स में काउंट करते हो कि इतने आवर्स बचे हैं मेरे पास, किस तरीके से मैं यूटिलाइज करूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो जीएस को कवर नहीं कर रहा है, तो आपको डेली बेसिस पे 2-3 घंटे, 3-4 घंटे ऑप्शन को तो देने ही देना, साथ के साथ जीएस को भी देने पड़ेंगे। अच्छी बात पीएसआईआर के साथ क्या है कि अगर आप 3-4 घंटे पीएसआईआर को दे रहे हो, तो आपका मेजोरिटी ऑफ द जीएस पोर्शन भी साथ के साथ कवर होता हुआ चल रहा है। तो आपके पास टेस्ट सीरीज का टाइम, आंसर राइटिंग का टाइम, एनालिसिस का टाइम, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल में तो पीवाईक्यूज हम वाइल इस क्लासेस के टाइम पे ही कवर करते हुए चलेंगे। वो चीज मैं डिस्कस करूंगा खैर क्या क्या करना है हमें क्लास के अंदर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर को, सेकंड वाले को। हाँ, सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है बच्चे, और यही इसकी अच्छी बात है, वाइड इस वजह से है तो आपको मेजोरिटी ऑफ द जीएस के पेपर्स में हेल्प करता हुआ दिखता है ये। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो इस पेपर में था कि इसको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे हमें जीएस में हेल्प करेगी ये चीज, बोलो बच्चा। नहीं बच्चे देखो, ऐसा मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अगर मैं पेपर ए स्टार्ट करता हूँ,
तो अगर आप जीएस कर भी लेते हो तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरीज तो आपने तब भी नहीं पढ़ी, राइट? पॉलिटिकल फिलोसफीज तो आपने तब भी नहीं पढ़ी। मैं बस एक चीज सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, जब भी पीएसआईआर स्टार्ट करना हो ना, तो 11वीं क्लास की एक छोटी सी पतली सी किताब है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, बस वो पढ़ लो। उससे क्या हो जाएगा, उस किताब को पढ़ने से, उस बुक को पढ़ने से आपके पास ना एक बेसिक नॉलेज आ जाती है। और जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे आईजीपी पे, तब तक डेफिनेटली आपका वो जीएस पोर्शन कवर हो चुका होगा, तब तक आप पॉलिटी का कोई ना कोई मॉड्यूल कवर कर चुके होगे। तो ऐसा नहीं है स्टार्ट करने से पहले कवर होना चाहिए, आपके पास एक बेसिक एस्पेक्ट तब तक भी आ जाएगा। और जब तक हम ये कवर करेंगे ना, पार्ट ए ऑफ पेपर वन, तब तक आपके पास आपका डायमेंशन इतना खुल जाएगा। देखो स्टार्टिंग में मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ, आई हैव बीन एट योर प्लेस एटलीस्ट 10-11 ईयर्स बैक। तो जब स्टार्टिंग की पहली क्लास होती है तो हमें ज्यादा डाउट आते हैं, क्योंकि चीजें नई हैं। फिर लेकिन दिस क्लास विल गेट दिस कंफर्टेबल, क्योंकि आई हैव दिस एक्सपीरियंस। अब तक जितना भी वो इतनी ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, कि आपके अगर माइनर से माइनर डाउट भी होगा ना, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली गुड थिंग अबाउट मी इज कि जब मैं तुम्हारे डाउट लेता हूँ तो मैं मैच्योरिटी का मुखौटा उतारता हूँ अपने मुंह से, कि मैं ये नहीं देखता कि भाई कैसा डाउट पूछा है इसने मेरे से, कि मैं मैच्योर बन के नहीं दिखाऊंगा कि बच्चा ऐसा डाउट कैसे पूछ सकता है। वो मैच्योरिटी का चश्मा उतार के मैं देखता हूँ तुम लोगों को हमेशा, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमेशा आपके डाउट जो है वो एकदम इंटेलेक्ट वाले होंगे, हो सकता है बेसिक डाउट भी आ जाए कभी कभी। तो जब वो मैच्योरिटी का चश्मा उतर जाता है ना, तो उसके बाद आप कैसा भी डाउट पूछो, चाहे वो बेसिक भी हो, जरूरी नहीं है ऑप्शन अटेंड करो तो आप मेरे से कोई और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप उस टाइम पे कुछ भी चीज डिस्कस कर सकते हो, इवन बेसिक से बेसिक। तो अगर कुछ नहीं भी समझ में आएगा, आई डिस्कस द बेसिक्स ऑफ इट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसा कि अगर आपने जीएस नहीं भी कवर किया है। बट मोस्ट प्रोबेबली साथ के साथ ही साइमल्टेनियसली चलती है प्रिपरेशन। तो जब तक हमारा जीएस वाला पोर्शन आता है ज्यादा, तब तक आप ऑलरेडी जीएस कवर कर चुके होते हो। आपको लगता है बिना मेंस लिखे पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आपको? हाँ बच्चा, 3 मेंस लिखे मैंने, 2 इंटरव्यू फेस किए हैं। और आपको पता है क्लियर हो गया होता, यहाँ नहीं होता मैं। बट दैट मत, यू शुड लीव दैट ऑन मी, कि आपको नाम कैसे याद होंगे, फिलोसफी कैसे होंगे, मैं इतनी बार रिपीट कराऊंगा, इतने बार आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल पर्सपेक्टिव में अगर मैंने बोला है कि मेरा ये वाला पोर्शन कवर हो चुका है, मैंने लिबरल आइडियोलॉजीज कवर कर दी हैं, इसके अलावा हमने देखा है कि हमारा पोर्शन कवर हो चुका है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, तो जनरल मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि यहाँ 4 पोर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, जब पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कवर हो जाती हैं, तो एक टेस्ट होता है, वीकेंड टेस्ट होता है। उस दिन आपका डायनेमिक पोर्शन नहीं होगा, उस दिन केवल आपको 3 घंटे का टेस्ट लिखना है। उसके बाद जब ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट कवर हो जाएगा, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक अलग टेस्ट होगा और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक अलग टेस्ट होगा। तो पेपर वन में यू विल बी गिविंग 3 टेस्ट, क्लास टेस्ट। और उसके बाद जब आपके पास कंटिन्यूस, और उसके अलावा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दिया, तो आई विल गिव जितने भी उससे रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको आई फिल्टर आउट कि कौन कौन से सिमिलर हैं, कौन कौन से अलग हैं। फिर मैं आपको वो लिखने के लिए देता हूं। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना किसी चीज की, सुनने से या पढ़ने से रिटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर किसी चीज को लिख रहे हो तो वो रिटेन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और मेरे भाई मेरी बात याद रखना हमेशा, एक मेरे लिए फिलॉसफी हमेशा काम करी है, जब कॉन्शियसली किसी चीज को याद करने की कोशिश करोगे तो वो याद नहीं होगी। अगर तुमने कन्वर्सेशन करी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बातचीत करने से पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए मैंने सॉक्रेटिक मेथड अपनाया है पढ़ाने का भी, कि मैं बीच में बच्चे को कभी रोकता नहीं, तेरे दिमाग में आ रहा है ना कोई चीज, तो अभी के अभी निकाल उसे। वो क्लास के बाद में पता नहीं तुझे याद रहे, या फिर क्या पता कंटेक्स्ट याद रहे तेरा जो डाउट आया था उस टाइम पे। तो इसलिए जिस टाइम पे डाउट आया उसी टाइम पे पूछो। आप कन्वर्सेशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ना, तो मेजोरिटी ऑफ द चीजें आपको याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप इस वजह से नहीं सुन रहे, क्योंकि आपको याद रखनी है। जनरली जब भी आप किसी से बात करते हो, तो वो बातें आपको जनरली इसलिए याद रह जाती हैं, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग दैट उतना ज्यादा एफर्ट उसे याद रखने के लिए। आपका सबकॉन्शियस जो है वो नेचुरली काम करता है। तो अपने सबकॉन्शियस पे भरोसा रखो, एक नॉर्मल बातचीत की तरह सुनो। किसी की ओपिनियन है, वो ऐसा मत देखो कि सोक्रेट्स इसका नाम याद कर लूंगा। सारी स्टार्टिंग में नाम याद रखने में डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी, लेकिन वो इतनी बार आंखों के सामने से जाएगा, इतनी बार डिस्कशन होंगे क्लास के अंदर उसके बारे में, कि वो नाम याद रखना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा फिर। डेफिनेटली वी विल बच्चे, जस्ट अ सेक, मैं बताता हूं बच्चा। वो उस पे हम पहुंचेंगे अभी, कि कैसे जीएस आंसर राइटिंग और आईजीपी में डिफरेंट होती है। देखो दो दो चीजें पर्सपेक्टिव है। अगर आप, हम बोलते हैं जीएस आंसर राइटिंग और ऑप्शनल आंसर राइटिंग में डिफरेंस क्या है। जीएस आंसर राइटिंग में यू कैन स्पेसिफाई द केस, यू कैन स्पेसिफाई द जजमेंट, जजमेंट इन द सेंस के कोर्ट ने बोला क्या एक्चुअली, और केस का नाम। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई, अगर मेरे पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट? ये 3 चीजों के अराउंड आपको जीएस के अंदर खेलना पड़ेगा। इसमें आप आइडियोलॉजी,
या फिलॉसफी वाला एंगल यूज नहीं करोगे। जीएस पेपर्स में वो चीज हम यूज नहीं करते। यहां क्या होगा, यहां केस भी होंगे, जजमेंट भी होगा, एक्ट भी होगा, और आइडियोलॉजीज प्लस फिलॉसफीज प्लस ओपिनियन। और जनरली क्या होता है, आपकी ओपिनियन कोई नहीं मानेगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे लोगों की ओपिनियन होगी रिलेटेड टू दैट पर्सपेक्टिव, कि भाई गांधी ने क्या बोला है, नेहरू ने क्या बोला है, औरबिंदो घोष क्या बोल के गए हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में सोक्रेट्स क्या बोल रहा था, प्लेटो क्या बोल रहा था। तो उस ओपिनियन को आप ऑप्शन के आंसर के अंदर ऐड कर सकते हो, और कर सकते हो क्या है, करना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शन के आंसर में करना पड़ेगा, लेकिन दैट कैन नॉट बी डन इन जीएस सिलेबस। उसके दो कारण हैं। अगर आप ये सब कर रहे हो इन जीएस आंसर, पहली चीज, हो सकता है एक क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाए, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी आपसे कि बच्चे का बैकग्राउंड है ये, तो वो आपसे ना बेटर आंसर एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा, और फिर इवैल्यूएशन भी उसी तरीके से करेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने एक पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर ज्यादा ज्ञान दिखाते हो जीएस के अंदर ऑप्शनल वाला। तो मुझे एक लाइन खींचनी पड़ती है कि भाई ऑप्शनल का आंसर अलग तरीके से और जीएस का आंसर अलग तरीके से। क्लियर है बच्चा? और जो जनरल जनरल टेंडेंसी होती है हमारी आंसर लिखने की, वो हमें वो भी वहीं रखनी है। तीन तरीके मैं हमेशा बोलता हूं आंसर लिखने के, इन तीनों में से जो आपके लिए बेस्ट फिट बैठता हो आप वो यूज कर सकते हो। स्मॉलर पैराग्राफ्स, जिसमें से जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन और फर्स्ट थ्री वर्ड्स, इनको आप अंडरलाइन करते हो, जिससे वो है तो पैराग्राफ लेकिन वो टॉपिक जैसा लगे, हेडिंग जैसा लगे। इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड्स को आपको वो करना है। दूसरा इज बुलेट पॉइंट्स, कि आप क्या करते हो, स्मॉलर स्मॉलर पॉइंट्स बना के चलते हो, पॉइंट्स में लिखते हो चीजें, सामने वाले के लिए पढ़ना आसान होगा। तीसरा इज फ्लो चार्ट, यूज ऑफ फ्लो चार्ट। और जनरली हम क्या करते हैं, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही तरीके से लिखना है, आप तीनों को कंबाइनली भी यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर। अब किसी टॉपर ने कह दिया कि जी बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है, या किसी टॉपर ने कह दिया कि फ्लो चार्ट में ही लिखना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है भाई। किसी और की स्ट्रेंथ पे खेलोगे ये पेपर क्लियर नहीं होगा। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक खुद पढ़ते हुए आए हो, कुछ ना कुछ तो फोटे होगा ना आपका, जो चीज आप बेटर कर सकते हो व्हेन कंपेयर टू द अदर पर्सन। तो आपको वो अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है कि मेरी आंसर राइटिंग की स्किल सबसे ज्यादा किसमें निकल रही है, मैं सबसे ज्यादा बेटर आंसर किस तरीके से लिख पा रहा हूं। क्योंकि अब ऑफ कोर्स इन तीनों में से ही ढूंढना पड़ेगा आपको। और इनको कैसे लिख सकते हो, अगर मैंने पेपर में फ्लो चार्ट ही भर दिया खाली, वो भी अच्छा नहीं है। केवल बुलेट पॉइंट्स ही लिखे जा रहा हूं विदाउट यूजिंग अ सिंगल फ्लो चार्ट, वो भी अच्छा नहीं है। केवल पैराग्राफ ही लिखे जा रहा हूं विदाउट यूजिंग द बुलेट पॉइंट्स, वो भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए इन माई आंसर, तब जाके वो एक परफेक्ट आंसर बनता है। और चाहे वो ऑप्शनल की बात हो, चाहे वो जीएस की बात हो। बच्चे स्मॉलर पैरा में ऐसा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे तो कोई पर्टिकुलर चीज लिख रहा है, तो मैंने तीन लाइन में रेदर देन उसे पॉइंट बना के क्या कर दिया है, मैंने पॉइंट हटा दिए। मैंने और मैंने स्टार्ट करना शुरू किया कि फॉर एग्जांपल आई नीड टू राइट अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। तो मैंने वन नेशन वन इलेक्शन का इंट्रोडक्शन जब देना शुरू करा, तो मैंने तीन लाइन लिखी। इसमें मैंने स्टार्टिंग के जो तीन वर्ड लिखे वो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसके बाद आई चेंज द पैरा। उसके बाद जो मैं एक पैरा चेंज करूंगा, उसमें जो स्टार्टिंग की लाइन रहेगी, स्टार्टिंग के फ्यू तीन चार वर्ड रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बारे में फिर मैं अगली तीन चार लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो तीन चार लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स आप कंटेक्स्ट पूरा सेंटेंस फ्रेम करके नहीं लिख रहे हो, लेकिन आपकी जो जो एस्पेक्ट है वो सारा सामने रख दिया है आपने इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा लिखना है, शॉर्टकट मारना है तो नोट्स की तरह लिख दिया है वहां। शॉर्टकट नहीं मारना है, लेकिन रिलेटिवली बुलेट पॉइंट्स में आपको दो लाइन देखने को मिलती है, स्मॉलर पैराग्राफ में तीन चार लाइन देखने को मिल जाती है। बच्चे उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिकोड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कोड है क्या। राइट, जब तक कोड ही नहीं पता है तो फिर कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 300 प्लस अचीव करने के प्री रिक्वेस्ट है मेरे भाई। जितने भी पिछले 30 साल के पेपर आए हैं पीएसआईआर के, उन्हें कवर करना है सबसे पहले। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए मेरे पास 30 ईयर्स में जो आ रखा है वो मैं आंसर ना कर पाऊं। 30 to 40% पेपर रिपीट होता है हर साल पीएसआईआर का, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन क्या है, वो तो लिमिटेड है ना, उसी में से क्वेश्चंस निकल रहे हैं बार बार। तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपेक्ट होना चाहिए कि यूपीएससी क्या क्या पूछ चुका है। तो 30-40% मतलब 500 में से लगभग 200-250 नंबर तो आप पहले ही प्रिपेयर करके जाओगे। ये इतने तो क्वेश्चंस मेरे को ऑलरेडी आते हैं। बाकी डायनेमिज्म होगा जो हम क्लास के साथ कवर करते हुए चलते हैं, और किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को उसके साथ जोड़ना है। कंटिन्यूस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कंटिन्यूस वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस, कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज पहले अटेम्प्ट करना है, उसको रिव्यू कराना है, अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करना है, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, यू विल गेट 300 प्लस। और पीएसआईआर इज सर्टेनली द सब्जेक्ट इसमें 300 प्लस स्कोर किया जा सकता है। बच्चे इट वुड बी मोस्ट ऑफ इट वुड बी बाइलिंगुअल, द नोट्स वुड बी इन इंग्लिश। इफ
I am not able to explain something in English or in Hindi, तो I'll specifically speak to you in English or explain it to you in English. क्योंकि bilingual batch रहता है तो it won't be possible for me to only speak English or only speak Hindi. I'll be mix and matching. कि हिंदी भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा, बट द होल नोट्स वुड बी इन इंग्लिश, द नोट्स विल नॉट बी इन हिंदी. वो मेरे बस की भी नहीं है, हिंदी मुझे भी नहीं आती इतनी. यूल गेट ऑल द पीडीएफ बच्चा. पार्ट ए का यूल गेट द पीडीएफ, पार्ट बी का यूल गेट द पीडीएफ, पार्ट सेम गोज विद पेपर 2, एंड यूल गेट द क्लास नोट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इज द क्लास नोट्स. दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं कोशिश करता हूं कवर करने के लिए, कि आपके क्लास नोट्स इतने ज्यादा हो जाएं कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन या मेजोरिटी ऑफ द जो सोर्स आपका रहे ना वो क्लास नोट्स ही रहे. और जो बाकी कोई भी मटेरियल जो आप मेरे से पूछते हो रिसोर्सेज, वो केवल क्या रहे कि रेफरेंस मटेरियल की तरह काम करें. वो कंसाइज 4-5 रजिस्टर बनेंगे डेफिनेटली, ये ट्रू है. कम मिनिमम ये मान के चलो 4-5 रजिस्टर तो बनने वाले हैं पीएसआईआर के अंदर, लेकिन उसके अलावा कुछ और छूने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. वो बाकी जितना भी मटेरियल है, जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी थ्रू ऑफ द होल सिलेबस, वो एक रेफरेंस मटेरियल की तरह काम करेंगे. या कोई भी और जो मार्केट से आप बुक उठाओगे वो रेफरेंस मटेरियल की तरह काम करेगा. यस, आई डिक्टेट यू. आई डिक्टेट इट इन द क्लास, और क्लास के अंदर ही डिक्टेट करके मैं वो नोट्स बनवाता हूँ. देखो पीडीएफ स्प्रेड आउट करने से या फिर ऐसे बांट देने से कोई फायदा नहीं है उस चीज का, वो तो तुम कहीं और जाके भी पढ़ लोगे. जब मैं लिखवाता हूं, ऑफलाइन स्टूडेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि क्लास के अंदर डेली बेसिस पे आए. जो दिक्कत क्लास के अंदर है, मुझे क्लास के एंड का वेट नहीं करना है. मुझसे मेरे से बीच में पूछो, आई गेट टू, मैं मुझे चाहे आधे घंटे का डिस्कशन करना पड़े, लेकिन अगर डाउट है तो वहीं का वहीं निबट जाना चाहिए. बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सर परसों वाली क्लास में ये समझ में नहीं आया. मुझे उसी टाइम पे होना चाहिए. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 घंटे का 3.5 घंटे कर दूंगा, 2.5 घंटे का 3 घंटे कर दूंगा. मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, ये पक्की बात होगी ना सर भाई मेरे से, क्या मैं क्या नोटरी पे लिख के दे दूं? एक बात बताओ. सी द बेस्ट ऑप्शन इज यू कैन कॉन्टैक्ट द पास्ट ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी पीएसआईआर बैच ले रखा है. दे विल आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. क्योंकि मैं, सी आई डू नॉट एक्चुअली, क्या है, ओरिएंटेशन इज नथिंग आई एम गोइंग टू सेल माई सेल्फ. मैं अपने आप को बेच रहा हूं यहाँ, ये मुझे आता नहीं. और इस ओरिएंटेशन में जनरल पर्सपेक्टिव में आई डू नॉट जनरली डू नॉट लाइक टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट्स, बोलते हैं ना मुंह में मिट्टू बनना. इसलिए कोशिश कर रहा हूं मैं करने की, लेकिन मेरे पे ज्यादा होता नहीं यार. तो मेरी ही तारीफ मेरे से करवा रहे हो बार बार. तो जो पास्ट ईयर के बच्चे हैं उनसे पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा कि पक्की बात है या फिर नहीं है. वेदर आई प्रोवाइड यू द नोट्स और नॉट, वेदर आई कंडक्ट टेक्स्ट और नॉट, और वेदर आई क्लियर डाउट्स इन द क्लास और नॉट. बच्चे, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन. ये भी हर साल होता है. आई स्पेसिफिकली मेक अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप. मेरे पास एक ऑफिशियल नंबर है, एक ग्रुप रहता है उसमें. अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई मटेरियल शेयर करना होता है, तो उसके अंदर शेयर हो जाता है वो. यस, यू कैन आस्क अनिश्या. अनिश्या वाज ऑनलाइन स्टूडेंट इवन दो शी नेवर केम टू द ऑफलाइन क्लास, बट शी कैन सर्टेनली टेल यू कि चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो होती है एक्चुअली में या नहीं होती हैं. राइट. अब दिस वाज अबाउट पेपर 1. विल बी मूविंग ऑन टू पेपर 2. पेपर 2 का सिलेबस अगर मुझे देखना है, अब यहां एक चीज देखने को मिल रही है जिसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो कहीं ना कहीं अब है तो पॉलिटिक्स ही, लेकिन अब हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल थ्योरी से हटके कहां पहुंच चुके हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल पॉलिसीज पे, रीजनलाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन, कोल्ड वॉर पे, नैम पे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे. इन सब चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मूविंग ऑन टू दी डायरेक्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज पर चलते हैं हम. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? नेचर एंड मेजर अप्रोचेस. फॉर एग्जांपल, किस पॉलिटिक्स को अच्छा मानोगे? कम्युनिज्म अच्छा है, सोशलिज्म अच्छा है, ह्यूमनिज्म अच्छा है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी चल रही है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अच्छी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी है, या फिर जो हम बोलते हैं जैसा हमारे यहाँ बुद्धिस्ट संघा में चलता था या फिर रिपब्लिक्स में चलता था, मल्टीपल लोग एक साथ मिलकर रूल कर रहे हैं, वो अच्छी है? किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जो अप्रोचेस क्या हैं पॉलिटिक्स को पढ़ने की, कौन कौन सी अप्रोचेस कहाँ कहाँ चल रही हैं, वो चीज़ इसके अंदर कवर होती हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, मतलब इकोनॉमिक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोसाइटी का पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट या फिर पॉलिटिक्स का सोसाइटी पे इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट और इकोनॉमी का पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट, इसको हम इसके अंदर देखते हैं. कंपैरेटिव मेथड की लिमिटेशन क्या है? कंपैरेटिव मेथड की लिमिटेशन इसलिए है भाई, देखो यार, 1947 से पहले, जब तक हम आजाद नहीं होते, उससे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज व्हाट? इट वाज जस्ट दी रिलेशन बिटवीन यूरोपियन नेशंस, क्योंकि बाकी सब तो उनकी कॉलोनीज थी और किसी का कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो थी नहीं. तो इसलिए कंपैरेटिव में हमें यह देखने को मिलता है कि यार, एक तो मेरे यहाँ का सिचुएशन अलग, मेरे यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग, मेरे यहाँ का रीजन अलग, मेरे नेबर्स अलग, तेरे नेबर्स अलग, तेरी प्रॉब्लम्स अलग, तेरी सिचुएशंस अलग. तो ऐसे टाइम पे तू और तेरी और मेरी पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करना इज नॉट द वायबल ऑप्शन. तो कहीं ना कहीं जब हम कंपैरिजन करके पॉलिटिक्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको जब सेम थ्रेशोल्ड ही नहीं है, सेम क्राइटेरियाज ही नहीं है, तो फिर आप उसको बराबर
कंपेयर करोगे कैसे? तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन देखने को मिल रहा है, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब स्टेट क्या देखना है, अब चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट, कैपिटलिस्ट कैसे हो रहे हैं, सोशलिस्ट कैसे हो रहे हैं, एडवांस इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग इकोनॉमीज मतलब वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, यूएस या न्यू वर्ल्ड जो है, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग जापान है, जापान है, साउथ कोरिया को भी काउंट कर सकते हो उसमें आप। इनके अलावा जो हमारा डेवलपिंग वर्ल्ड है उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल नेचर चेंज हो रहा है, कैपिटलिज्म राइज कर रहा है, सोशलिज्म राइज कर रहा है। इसमें हम कोल्ड वॉर का भी देखते हैं, इट वाज आइडियोलॉजिकल वॉर एज वेल, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कहीं ना कहीं 1991 में मुझे देखने को मिलता है कैपिटलिज्म वॉन। तो आज की डेट में कम्युनिज्म का क्या स्टेटस है, किस तरीके से सोशलिज्म अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है, किस तरीके से आइडियोलॉजिकल सबवर्जन चल रहे हैं, उन सब चीजों को इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टीशन पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। दीज आर द कॉमन टॉपिक्स, जो मैं बोल रहा हूँ कि दिखता बहुत बड़ा है लेकिन काफी सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। सोशल मूवमेंट जो मैंने देखे थे इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, बस इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में करना है कि इंडस्ट्रियल नेशंस में कैसे होते हैं और हमारे यहाँ हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस में किस तरीके का आपको मूवमेंट्स होते हुए दिखेंगे। देन कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे ग्लोबलाइजेशन है, डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटीज में क्या डिफरेंस है, किसको फायदा दे रहा था ये, किसका इनिशिएटिव था, कौन चाहता था पहले ग्लोबलाइजेशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं यूएस वाज द टॉर्च बियरर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आज की डेट में यूएस कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वो रीजनलाइजेशन की तरफ चला गया है। कैसे कोई इंसान जो ग्लोबलाइजेशन के टॉर्च लेके पकड़ रहा था वो कैसे बोल रहा है कि मैं इस टॉर्च को छोड़ रहा हूं, आई वांट रीजनलाइजेशन। तो वो जो चेंजिंग एस्पेक्ट, जो चेंजिंग सिनेरियोज हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो भी डिस्कस करते हैं हम। अदर देन दैट अप्रोचेज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने की, अप्रोच क्या क्या है, आइडियलिस्ट अप्रोच कि भाई आइडियलिज्म का मतलब क्या है नेहरू जी, मैं अच्छा, तू अच्छा, सब अच्छा, पर मुझे कैसे पता सामने वाला अच्छा, राइट। तो आइडियलिस्ट अप्रोच में आप एक आइडियल पर्सपेक्टिव मान के चलते हो, एक लिबरल पर्सपेक्टिव मान के चलते हो। आप एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करते हो, केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते हो, आप कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचते हो। रियलिस्ट क्या है, भाड़ में गया आइडियलिज्म, मेरा फायदा सबसे पहला फायदा था, ओनली थिंग आई नीड टू टेक केयर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज माय नेशनल इंटरेस्ट, उसके अलावा किसी और चीज का ख्याल रखने की मुझे जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम रियलिज्म की बात करेंगे, किस तरीके से हम आइडियलिज्म से मूव करें इन, फॉर एग्जांपल नेहरूवियन पीरियड वाज आइडियलिस्टिक, इंदिरा गांधी पीरियड वाज रियलिस्टिक, इवेंचुअली फिर हम देखते हैं बीच में वापस आइडियलिज्म आया ड्यूरिंग द यूपीए 2004 से लेकर 2014 तक, कैसे हम दोबारा रियलिज्म की तरफ मूव करें, उन चीजों को कवर करेंगे। मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल पॉलिसी कैसे है, वो सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाएगा, जो हम कम्युनिस्टिक पर्सपेक्टिव देख रहे थे, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म देख रहे थे, किस तरीके से क्यूबा में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, चाइना में, सेंट्रल एशिया में एंड इन द ईस्टर्न यूरोप सोशलिज्म का बोलबाला था, और किस तरीके से फिर वो भागता हुआ दिखा, गायब होता हुआ दिखा। फंक्शनिस्ट अप्रोच है, सिस्टम थ्योरीज अप्रोच है, सिस्टम थ्योरी हम ऑलरेडी कवर करते हैं, गैब्रियल आलमंड और बेसिकली डेविड ईस्टन की, का पार्ट ए के अंदर ही उसी का रिपीटेशन है, यहाँ वो बिल्कुल सेम टॉपिक है, इसमें कुछ नया चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी ओवरलैपिंग ही टॉपिक है, दूसरी बार कवर हुआ है इसके अंदर। अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट है, कि भाई नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, अगेन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी एंड पावर, कि सबसे कोई कोई बोल रहा है कि सिक्योरिटी एंड पावर पर्सपेक्टिव किस तरीके से रखना है, कोऑर्डिनेशन से रखना है या फिर अपनी चीजों को बढ़ा के रखना है। आइडियलिज्म क्या बोलता है कि भाई अगर तू अपनी चीजें बढ़ाता रहेगा, सामने वाला भी क्या करता रहेगा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहेगा, तो ऐसे तो कभी रेस खत्म होगी ही नहीं, उन पर्सपेक्टिव को देखेंगे। बैलेंस ऑफ पावर एंड डेटरेंस, जैसे हम बोलते हैं यूरोप के अंदर पहले क्या होता था, सोचो यूरोप को आज की डेट में जो आपको देखने को मिल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड रीजन, ये सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ चल रही हैं, और सबसे ज्यादा जो डिसइंटीग्रेटेड रीजन हुआ करता था 1947 1945 से पहले, दैट वाज यूरोप। तो 1748 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, किस तरीके से उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर वाली अप्रोच अपनाई, किस तरीके से फिर वो वापस चेंज हुए, एक कस्टम यूनियन बनाया, इकोनॉमिक यूनियन बनाया, आज की डेट में यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक यूनियन आपको। ट्रांसनेशनल एक्टर्स कौन कौन से हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी किसे बोलते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको पता है, ये नाटो, सीएसटीओ, वॉर्सो पैक्ट जो हुआ था, सीएटो, सेंटो, दिस वाज नथिंग बट द एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ट्रांसनेशनल एक्टर्स कौन है, इसे कहां से कनेक्ट करेंगे, आज की डेट में एमएनसीज है, एनजीओज हैं, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, ये क्या है, पूरा का पूरा सरकार बदल सकते हैं केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक ओपन एआई है इसराइल का प्लेटफॉर्म, उसने बोला है कि हमारे यहाँ ड्यूरिंग द इलेक्शंस बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, स्पेसिफिकली बाय एआई, फंडेड बाय ऑफ कोर्स समबडी जिसका नाम अब तक बाहर नहीं आया है, जिसमें बीजेपी एंटी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, एंटी रिलीजियस पर्सपेक्टिव आपने प्रोपोगेट किए थे थ्रू एआई। तो ये चीजें बाहर आ रही थी, वो भी किसके अंदर आएगा, ट्रांसनेशनल एक्टर्स के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ट्रांसनेशनल एक्टर थी, आज की डेट में एमएनसीज क्या है, ट्रांसनेशनल एक्टर है। तो ईआईसी को आज की एमएनसी से कैसे कनेक्ट करेंगे, इन चीज को कवर करते हैं हम। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, अब इसका कैसे ये राइज हुई वर्ल्ड कैपिटलिज्म, कैसे ये नीचे नीचे जाता जा रहा है। फॉर एग्जांपल राइज ऑफ गेट, एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं हेजेमनिक प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि वर्ल्ड में ना एक इंटरनेशनल पुलिसमैन होना चाहिए, जो ये देखे सारी कंट्रीज साथ में काम
कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो पहले प्लान किया गया था आईटीओ बनाने का, आईटीओ नहीं बना, गेट बना दिया। गेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट वाज ओनली रिलेटेड टू गुड्स। अब सर्विसेज भी आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, आईपी का इशू भी आ चुका है, तो देन इन 1995 आपको क्या बनता हुआ दिखता है? डब्ल्यूटीओ बनता हुआ दिखता है। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ एक मेजर पर्सपेक्टिव, ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव से। और किस तरीके से आज उसका डाउनफॉल देखने को चल रहा है। जिन कंट्रीज ने उन्हें बनाया वही कंट्रीज उसके अगेंस्ट जाती हुई दिखती हैं। इन चीजों को हम देखेंगे। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, सुपर पावर्स का राइज करना, आए बाइपोलर वर्ल्ड का डिस्कशन करेंगे, आर्म्स रेस की बात करेंगे, कोल्ड वॉर वाला पर्सपेक्टिव में और न्यूक्लियर थ्रेट वाले पर्सपेक्टिव में। ये नैम का डिस्कशन करना है इसके अंदर। ये सारी चीजें आपको पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूंगा तो भी अब ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं पहले ही। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, यूनिपोलर वर्ल्ड जो मुझे देखने को मिलता है स्पेसिफिकली फ्रॉम 1991 टिल द ग्रेट क्राइसिस, जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 का, जिसे हम सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं। अमेरिकन हेजेमनी जो चल रही थी, आज की डेट में रेलेवेंस है नॉन अलाइनमेंट की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या फिर नहीं है? तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक्स हैं फ्रॉम द जीएस पर्सपेक्टिव। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, कैसे हम ब्रेटन वुड से, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था, कैसे हम गेट से लेकर डब्ल्यूटीओ तक पहुंचे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या रेलेवेंस है आज की डेट में, किस तरीके से इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमीज और काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये क्या है? बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस ने पैसा देना शुरू किया था यूरोपियन कंट्रीज को, तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था यूएसएसआर ने कि जिससे पैसे के नाम पे ये कंट्रीज दूर ना भाग जाएं। इसलिए उन्होंने भी एक म्यूचुअल असिस्टेंस शुरू किया था कि सारी कंट्रीज थोड़ा 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 पैसा देंगे और एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस में। थर्ड वर्ड डिमांड, हमारी जो डिमांड है कि यार ग्लोबल जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है उनको रिफॉर्म करो, यूएनएससी में हमारे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 1945 में जो चीज तुमने की वो आज की डेट में तो रेलेवेंट है नहीं। तो क्यों वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है? क्यों यूएनएससी को रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है? क्यों इंडिया का से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है? क्यों वो कंट्रीज जो ऑलरेडी पिछले 75-70 सालों में राइज की हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ग्लोबली, उनको उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको उतना ज्यादा रेलेवेंस क्यों नहीं मिल रहा है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में? उनको हम देखेंगे इसके अंदर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एज वेल एज द रीजनलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, दोनों चीजों के ऊपर फंक्शन बात करनी है हमें नेक्स्ट टॉपिक में। यूएन का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि यूएन है क्या, यूएन एजेंसीज कौन सी हैं, यूएन रिफॉर्म्स की जरूरत क्या क्या है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी देखनी है इसके अंदर। ईयू जैसी, यूरोपियन यूनियन, एशियान, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसे हम आईपैक बोलते हैं आज की डेट में, सार्क, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ट्रम्प ने, आपने सुना होगा, वर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, बोला था नेफ्टा को उन्होंने। तो अब इसके बारे में डिस्कशन करना है। आज की डेट में ग्लोबल कंसर्न्स क्या है? डेमोक्रेटिक कंसर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी के नाम पे आपने वो सिविल वॉर शुरू किया पिछले 12-13 साल से। ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव है, एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव है, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर ट्रेड, जो बेसिकली न्यूक्लियर मटेरियल इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है विदाउट विदाउट द ऑफिशियल चैनल्स या आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल्स, उन्हें डिस्कस करना है। देन है हमारा पार्ट बी, जो प्योरली क्या देखने को मिलता है। देखो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कुछ पोर्शन, इसमें आपको स्टैटिक देखने को मिला, कुछ पोर्शन क्या है, डायनेमिक है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मैंने क्या बोला, 90% क्या है डायनेमिक है, 10% क्या है स्टैटिक है। वो 10% स्टैटिक क्या है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिटर्मिनेंट्स क्या है। अब वो तो भाई विद टाइम चेंज होंगे। 1947 में कुछ और डिटर्मिनेंट्स थे, आज की डेट में डिटरमाइन करने के लिए मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो कुछ अलग होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं पॉलिसी मेकिंग के, जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, वो जो फ्यूचर में बनने चाहिए, वो जो पास्ट में बने थे वो ठीक से काम कर पाए नहीं कर पाए, वो चीजें डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी एंड चेंज, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक कंटिन्यूस दिखती हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और क्या क्या चीजें बदल गई हैं, उन चीजों को डिस्कस करना है। नॉन अलाइनमेंट में इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो डिफरेंट फेज थे जो नैम के, वो देखना है। करंट रोल क्या प्ले कर रहा है, साउथ, ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के रोल की बात करते हैं हम, विश्व मित्र बनने की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि जी वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर नॉन वेस्ट, वी आर नॉट एंटी चाइना, वी आर नॉन चाइना, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, वी आर फॉर समथिंग, एंड दैट फॉर इज रूल बेस्ड ऑर्डर। कहीं भी जाओगे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो करना चाहिए। जो नहीं कर रहा है इंडिया उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखेगा, बी इट यूएस और बी इट चाइना। इसके अलावा इंडिया इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। सार्क को हम बोलते हैं सबसे गोबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखा जाए तो सबसे भद्दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सबसे बर्बाद किया है, जिसने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सार्क है हमारा। उसके रीजंस क्या क्या है, क्या इंडिया का कोई गलती है उसमें, या फिर इंडिया जबरदस्ती बेचारा पिस रहा है, और क्यों हम सार्क -1 इनिशिएटिव या बिम्स्टेक की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं, क्यों हम सार्क माइनस पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे रहे हैं आज की डेट में। और वो अभी आपको दिखा भी, जब ये वोट टेकिंग सेरेमनी हुई थी, पाकिस्तान को छोड़ के मेजोरिटी ऑफ द सार्क मेंबर्स को आपने इनवाइट किया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं किया, जिसने ये जो एक और मैसेजिंग थी कि हम सार्क माइनस पाकिस्तान इनिशिएटिव की तरफ मूव कर चुके हैं सिंस 2016।
2014 के बाद से सार्क का कोई सबमिट नहीं हुआ है, 10 साल हो चुके हैं। दैट्स द रीजन, जब मैं बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके एस्पेक्ट्स देखने हैं हमें। साफ्टा की बात करेंगे, 2004 में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था। वो फंक्शनल है? फायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, केवल पेपर पे ही रह गया। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 से लेकर आज तक, लुक ईस्ट से कैसे हम एक्ट ईस्ट पे पहुंचे, कैसे लुक वेस्ट से हम एक्ट वेस्ट पे पहुंचे, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। रीजनल कोऑपरेशन में क्या क्या दिक्कत है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पे डिस्कस करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी पे, गंगा वाटर ट्रीटी पे, तीस्ता वाटर ट्रीटी पे, ब्रह्मपुत्र ट्रीटी पे, इन सब चीजों का डिस्कशन करना है हमें। दिस वुड बी द होल सिलेबस। और एक रफ आइडिया लग गया होगा आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है आपको इस सिलेबस के अंदर, क्या क्या पोर्शन या क्या क्या ज्ञान मिलने वाला है आपको। और जनरल पर्सपेक्टिव में मेरा यह मानना है कि अगर आपने PSIR इस मतलब शिद्दत से पढ़ा है, मतलब सच में शादी मान के पढ़ा है कि बीवी है भाई, ख्याल रखना है इसका, तो बेसिकली आप डेफिनेटली इस एग्जाम में एक्सेल करोगे। नॉट जस्ट इन दी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, बट इन दी GS पर्सपेक्टिव एज वेल। अगर ओवरऑल में मार्क्स देखता हूँ, देखो कितने नंबर के मार्क्स हैं, 500 तो किसके हो गए, PSIR के, राइट। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट 500 में से 80 to 90 मार्क्स में मान के चल रहा हूं GS पेपर 1 में। 250 मार्क्स हमें सीधे सीधे कहां देखने को मिल रहे हैं, GS पेपर 2 में। सिमिलरली 60-70 मार्क्स में कहां मान के चल रहा हूं, GS पेपर 3 में। एंड अगेन 100 to 110 मार्क्स में कहां मान के चलता हूं, एथिक्स के अंदर। इसके अलावा इट विल हेल्प यू इन ऐसे एज वेल। तो कहीं ना कहीं आपको 250 में से मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो एक ऐसे आएगा वो तो रिलेटिवली आपको पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड दिख ही जाएगा। तो ओवरऑल मार्क्स अगर आप देखते हो ना, 580 प्लस 250, 780 प्लस 830, 830 में 70 ऐड करा, 900, 900 में कितना हो गया, 1000। मतलब लगभग आपको 1100-1200 नंबर 1750 में से PSIR कवर करता हुआ दिखता है। तो मेहनत कितने की बचेगी, केवल 600-700 मार्क्स की और मेहनत बचेगी, जो इससे अलग सिलेबस है। इसलिए PSIR इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट, इलेक्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है फर्स्ट। और इन सब चीजों की वजह से तो कोई और इसे कंपीट नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है ऐसा जो इतना वास्ट सिलेबस कवरेज GS का आपको प्रोवाइड करता है। बच्चे, इट्स ऑन इंटरेस्ट। सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन सोशियोलॉजी विल नॉट बी कवरिंग। देखो, अगर आपको फिलोसफी तो सोशियोलॉजी के अंदर ही पढ़नी है। सोशियोलॉजी इज मोर अबाउट सोसाइटी। बस अब देखो, इसमें अमन आपका सिंपल सा लॉजिक है, एक सोसाइटी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या पॉलिटिक्स प्लस सोसाइटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। आंख बंद करो, सोचो, जो पढ़ने में आपको ज्यादा लगता है कि इसमें पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, उसको इलेक्ट कर लो। मैं समझा नहीं मेरे भाई, लिमिट इन द सेंस स्ट्रेंथ। बच्चे मैक्सिमम, मैं मिनिमम मैक्सिमम इतनी रखना चाहता हूं कि मेरा बच्चों से पर्सनल इंटरेक्शन बना रहे। तो मैक्सिमम आई थिंक कि क्लास ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड बी ऑनलाइन। क्लास के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 और मैक्सिमम 50 बच्चे देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे। इससे ज्यादा मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो बहुत बड़े बैचेस में चल नहीं सकता, स्पेशली PSIR में। और दूसरी चीज ये होती है, देखो यार, मैं GS के सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, GS के सब्जेक्ट में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा UPSC निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट बाकी टीचर्स भी रेस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। PSIR में सोल माई अकाउंटेबिलिटी, केवल वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारा PSIR में स्कोर नहीं आया तो डायरेक्टली मेरा गिरबान पकड़ा जा सकता है कि तूने ठीक से नहीं पढ़ाया इन्हें। तो यहां मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा के ना अपने ऊपर लोड ना ले लूं यार। मेरा बच्चे के जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है उनकी, उन चीजों को मैं समझने की कोशिश करूं। तो सी, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं। जो मेरे लिए एडवांटेजेस है, जो आपके लिए एडवांटेजेस होगा अगर आप ये एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहली चीज है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इन द सेंस, एक्सेसिबिलिटी अगर क्लास खत्म हो जा रही है उसके बाद भी आपके पास एक ऑफिशियल नंबर होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी डाउन कि ये डाउट है मेरे पास। देखो, हो सकता है आप मेरे को पेपर चेक करने के लिए भेजो, उसमें मैं टाइम ले लूं, लेकिन अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछोगे तो आई विल रिवर्ट इट एज सून एज पॉसिबल, राइट। उसके अलावा एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया जाता है जिसके थ्रू मैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। कोई मटेरियल मुझे सेंड करना होता है, कोई आपका डाउट होता है, कोई आप आपस में भी एक्सचेंज कर सकते हो उसके अंदर रिसोर्सेज, वो चीज़ उस तरीके से हेल्प करती है। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराना, और आई मेक यू कंफर्टेबल विद मी, आसान भाषा में, कि आपको सोचने से पहले अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है तो उससे पहले सोचना नहीं पड़ेगा आपको। विल बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जितना प्रोफेशनली आई कैन बी। सर, आपको बर्नआउट नहीं होता? नहीं मेरे भाई, जब कोई चीज पैसा देती है ना, तो बर्नआउट वर्नआउट भूल जाता है आदमी। हाँ, अगर फ्री में कर रहा होता है तो शायद मैं थक जाता। एडमिशन बच्चे, आप एक बार ये चीज
मैं कर्म करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। तो ये मैनेजमेंट से पूछना आप एक बार कि एडमिशन्स कब लेना है। मेरे ख्याल से एडमिशन्स आर ऑन। अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली दिस बैच, तो एडमिशन्स आर स्टिल ऑन, यू कैन कॉन्टैक्ट द मैनेजमेंट एंड टेक एडमिशन। किसी और को भी दिक्कत परेशानी, अब पीपल विल बी थिंकिंग व्हाट आर द सोर्सेज, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो एक ही सोर्स है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, बोल रहा है, आई एम द सोर्स ब्रो, आई एम द ओनली सोर्स। और अगर मैं तुझे सोर्सेज बता भी दूंगा, चल मैं, अगर तेरे आपको सोर्सेज जाननी है स्पेसिफिकली, तो दीज आर द सोर्सेज। अगर आपको सोर्सेज पे ही फोकस करना है तो दीज आर द सोर्सेज, मैंने सामने खोल दिए हैं। पॉलिटिकल थॉट की अलग है, इंडियन आईजीपी की अलग है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इनकी तरफ नहीं करो, इन सोर्सेज की तरफ डायरेक्टली मूव मत करो। क्योंकि पहले अच्छी चीज है, देखो डायरेक्टली मैं ये बोलता हूँ, आई यूज टू बॉक्स, बॉक्सर था पहले मैं। अब तो इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने सब चीजें बंद कर दी है। रिंग में उतरने से पहले ना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नाक तोड़वा के नहीं आओगे वहां, राइट? या फिर तैयार रहना चाहिए कि नाक टूट सकती है तुम्हारी। तो डायरेक्ट रिंग में आप बिना प्रिपरेशन के नहीं उतरते, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले की क्या अच्छी चीज है क्या बुरी है। डायरेक्टली रिंग में नहीं जा सकते आप। तो सिमिलरली ये डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट सोर्सेज पे कूद रहे हो तो ये डायरेक्ट रिंग में उतरना हो गया। डायरेक्ट रिंग में नहीं उतरना है, पहले अपना तैयारी करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ और अपने उस पर काम करना है, और उसके लिए मैं हूँ। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, नहीं तो जहां भी ज्वाइन करोगे तो डायरेक्ट सोर्सेज पे मत कूद जंप करना। पहले टेक द क्लासेस, क्लियर आउट योर बेसिक्स, उसके बाद सोर्सेज पे जंप करना फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। बेटा आंसर राइटिंग क्लास में भी कवर करेंगे। देखो 3 तरीके हैं आंसर राइटिंग कवर करने के। जब भी टॉपिक कवर करते हैं हम, तो सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए, वो आंसर राइटिंग आप करते हो। अच्छी बात मेरे लिए ये होती है कि तुम सब सीरियस नहीं होते, क्योंकि तुम सब सीरियस हो जाओगे तो मेरा लोड बढ़ जाएगा। लेकिन तुम कुछ ही सीरियस होते हो, तो जो बच्चे आंसर्स लिख के लाते हैं उनके आंसर राइटिंग में चेक कर देता हूं कि भाई इस टाइम पे आ, इस वजह से मेरे यहाँ के जीएस के बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं मेरे से, क्योंकि जिस टाइम मेरा पीएसआईआर बैच स्टार्ट हो जाता है ना, तो मेरा फोकस केवल पीएसआईआर वालों पे ही रहता है, तो मैं जीएस वालों को भगा देता हूँ, उनके आंसर चेक करने बंद कर देता हूँ मैं उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा ही लोड बहुत हो जाता है। तो आंसर राइटिंग वुड बी ऑन द डेली बेसिस। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप घर जाएंगे, यू विल एनालाइज द क्वेश्चन, यू विल एनालाइज द सोर्स एज वेल। आपके पास जो कंटेंट मैंने लिखवाया है वहां, उससे रिलेटेड आप अपना आंसर लिख के लाएंगे, आई विल इवेलुएट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। और मेरे साथ इस बार एक मेंटर भी अटैच रहेगा, तो ही और शी विल चेक इट फर्स्ट, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन टू मी। बीएससी सीएस बैकग्राउंड है। अ, यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मेरे भाई, है ना? और देखो मैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हमारे यहाँ जनरल पर्सपेक्टिव में, मे बी इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू, बट इंटरेस्ट इज मोर जिस चीज को, देखो इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर आपको नहीं भी है ना जरूरत, तो भी आप उस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज इंटरेस्ट। आज की डेट में जिसको आईआर में इंटरेस्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल इस बार आपने क्वेश्चन देखा, और एक अच्छी चीज ये भी है कि आई यूजुअली कंडक्ट टेस्ट, और उसके बाद जो हाईएस्ट स्कोर करता है उसको मैं एक कोई बुक देता हूँ जनरल पर्सपेक्टिव में रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, तो लास्ट टाइम इंडिया वे वाज द गिफ्ट टू द पीपल ऑफ पीएसआईआर। तो सर्टेनली आपको बुक्स बुक्स के नाम भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी, डज एलिफेंट डांस, डेविड मलून की जो आईआर से रिलेटेड बुक्स हैं, वीपी सिंह की हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी देखने, वीपी दत्त की इंडियन फॉरेन पॉलिसी देखने को मिल जाती है। सर अगर जीएस वालों को भगा दोगे आप, इफ आपका पीएसआईआर का सेकंड न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो आप क्या हमें भी भगा देंगे? बेटा तब भी रहेगा तो पीएसआईआर का ना मेरे भाई, तू भाई या बहन जो भी हो आप, पीएसआईआर फर्स्ट और सेकंड बैच दोनों। हर एक और चीज, उनको ना ऐसा मत मानो वो कोई और है, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या बोला, सैटरडे को हमारी क्या होने वाली है, सैटरडे को हमारे साथ क्या होने वाला है, डायनेमिक क्लासेस। तो इसमें दोनों बैचेस साथ में ही बैठेंगे, इसमें बैचेस अलग अलग नहीं चलेंगे, सैटरडे क्लासेस में दोनों बैचेस कंबाइंडली बैठेंगे, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स हैं। तो ये दोनों को ही कवर कराना है मुझे, तो वो तुम सब एक ही हो मेरे लिए, चाहे वो फर्स्ट बैच में आ जाओ या सेकंड बैच में आ जाओ। यू ऑल विल बी इंपॉर्टेंट एंड यू विल ऑल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा फी क्राइटेरिया इज ऑल्सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बस मेरी सैलरी से मतलब है। सी देखो, दो लाइफ में याद रखना, मेरी फिलॉसफी तो यही कहती है, चीजों को जितना ज्यादा सिंपल रखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर रखो। जिस चीज का मुझे पता नहीं उस चीज का मैं जवाब दूंगा नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, और पढ़ा के एक तो तुम्हें सेटिस्फाई करना, और फिर मैनेजमेंट का काम है मुझे सेटिस्फाई करना मेरे पैसे देके। ये दो ही पर्सपेक्टिव है लाइफ में, जिस वजह से मैं एकेडमी में काम कर रहा हूँ। और
इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई नेवर न्यू हाउ गुड आई वाज और वेदर आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस जॉब और नॉट। लेकिन सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलना बहुत पसंद है भाई, है ना, और इस प्रोफेशन में बोलने के ही पैसे मिलते हैं। तो मुझे कभी एग्जॉस्ट आउट होता नहीं, देखो मैं 3 3 4 4 6 6 घंटे लगातार बोल सकता हूँ भाई, मैं कैपेसिटी बहुत है, वो स्ट्रेंथ मैंने बहुत बना रखी है अपनी। बचे 6 डेज अ वीक। 6 डेज अ वीक क्लास होगी। सैटरडे को जनरली हमने बोला मंडे टू जो फ्राइडे है इसमें तो हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। जो सैटरडे वाला पोर्शन होगा इसमें पूरे वीक के अंदर जो भी कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से या हमारे पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम सैटरडे के लिए एक स्पेशल क्लास के लिए रखेंगे एवरी वीक। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन वो क्लास नहीं होगी, उस दिन केवल सैटरडे को टेस्ट होगा। और दैट इज मेरे ख्याल से फर्स्ट मंथ में तो कोई टेस्ट नहीं होता है, इट वुड बी आफ्टर फर्स्ट मंथ, क्योंकि जब तक तुम थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो तुम्हारे पास कंटेंट आ जाता है। उसके बाद इट विल बी अराउंड आफ्टर एवरी 20 25 डेज। तो मेरे ख्याल से you'll be able to give 7 or 8 tests maybe, if possible हो पाया तो। आई कैन नॉट कमिट ऑन दैट बट डेफिनेटली 5 to 6 टेस्ट तो डेफिनेटली होने ही वाले हैं तुम्हारे। बैच कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे देख, दो चीज होती हैं, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं टाइम तो लिमिट देता नहीं तेरे को। लेकिन अगर मेरे को 2.5 आवर्स का बैच मिलता है, मोस्ट विल बी दिस वुड बी द टाइमिंग, आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट टू 3 आवर्स, क्योंकि 2.5 घंटे में कुछ नहीं होता, 3 घंटे का बैच चलेगा ही चलेगा। अगर 3 आवर्स का बैच होता तो इट वुड बी अराउंड 120 125 लेक्चर्स, और अगर स्टार्टिंग में इससे कम देखने को मिलता है तो टिल रीच 140 लेक्चर्स। तो मैं मान के चलता हूँ कि 5.5 महीने, आसान भाषा में अगर जुलाई स्टार्ट हो रहा है तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज नहीं है बच्चे, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने बोल भी नहीं रखा मेरे को लेने के लिए, लेकिन मेरा जनरल ट्रेंड है, मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसलिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, आई विल मेक द टेस्ट, आई विल गिव इट टू यू, आई विल द वन विल बी चेकिंग इट। तो इसमें एकेडमी का कोई लेना देना नहीं है, इट विल बी ऑन टू मी कि मुझे कब देना है टेस्ट, वो हमारे बीच में रहेगा। जब आपको कंफर्टेबल रहेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आई एम रेडी टू गिव द टेस्ट, या फिर जब मुझे लगेगा, क्योंकि आपको तो कभी लगेगा ही नहीं, जब मुझे लगेगा तो उस टाइम पे वो मैं टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा। मेरे को पॉलिटी में इंटरेस्ट है सर, बट आईआर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हिमांशु मेरे भाई, मुझे आईआर में इंटरेस्ट है, पॉलिटी में मैंने इंटरेस्ट बना लिया था, तो विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो मैं तेरा आईआर में इंटरेस्ट बनवा दूंगा पक्का, 100% फॉर श्योर। क्योंकि आईआर चीज ही ऐसी है जिसमें इंटरेस्ट बन ही नहीं सकता। कोई इंसान नहीं धरती पे पैदा नहीं हुआ जिस आईआर में इंटरेस्ट ना हो, कि इंडिया क्या करने वाला है, किसके साथ क्या चल रहा है। विल रीड एंड विल आई टीच यू इन सच अ वे, विल डिस्कस इट इन सच अ वे कि आपको ऐसा लगने लगेगा यार ये तो अपने देश की बात चल रही है, इसको ऐसा देखो मेरे देश की बात। तो वो इंटरेस्ट ना अपने आप आ जाएगा, जब वो मैं आ जाता है ना कहीं, अपने आप से रिलेट कर दो, अपनी आइडेंटिटी जोड़ देते हो किसी चीज के साथ, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है। आईआर में इंडिया के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ के देखो, इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। थैंक यू भाई लोग। कोई और डाउट? उनका कोई लेना देना नहीं है उससे। वो क्योंकि वो तो बच्चे, वो तो मंथली, वो उस पर वीकली बेसिस पे चल रही है ना। तो जिस वीक में वो मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं है तो उनका क्या लेना देना उससे। जब वो पीएसआईआर बैच ज्वाइन कर लेंगे तो जिस वीक से वो ज्वाइन करेंगे उस वीक से उनको वो चीज अवेलेबल होनी स्टार्ट होगी, तो दैट वुड बी अ लॉस ऑफ 1 मंथ टू देम, नॉट टू द पीपल हु जॉइंड इट ऑन 1 जुलाई। तो क्लास रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि आई डू नॉट हैव द टाइम, आई हैव 6 डेज एंड 6 डेज पैक्ड। तो आपके साथ में जो कॉमन डे मिल रहा है वो हमें कब मिल रहा है? सैटरडे को मिल रहा है। और जनरल पर्सपेक्टिव में अच्छी चीज इस बार ये हो जाएगी, अगर पीएसआईआर के 2 बैच चलते हैं तो आई हैव अ लेस लोड ऑफ जीएस, आई विल जस्ट बी हैविंग अ सिंगल बैच ऑफ जीएस। तो मेरा मेजोरिटी ऑफ द जो ध्यान रहेगा अगले 5 6 महीने, दैट वुड बी ऑन पीएसआईआर इटसेल्फ। यार स्टार्टिंग में तो देख, अपने हिसाब से टाइम सेट करेंगे हम, जब तक सेकंड बैच स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद ये फर्स्ट बैच हो जाएगा और इवनिंग वाला फिर हो जाएगा जो सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस वुड बी अ मॉर्निंग बैच। लेवल जितना प्रिपेयर करना होगा अपने से बेटर कराऊंगा ना यार, क्योंकि कुछ गलतियां तो मैंने भी की थी ना। मतलब सर्टेनली जो गलतियां, सी, मेरा प्रिपरेशन को जो टाइम था उस टाइम पे द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी वाज नॉट एज हाई एज दिस, जो आज की डेट में अवेलेबल है। उस टाइम पे मेरे से कुछ गलतियां हुई, आंसर राइटिंग में कुछ गलतियां हुई, अप्रोच में कुछ गलतियां हुई, पेपर अटेम्प्ट करने में। तो मेरा हाईएस्ट मार्क्स जो मैं, आई विल बी वेरी ट्रू, जो मेरा हाईएस्ट मार्क्स गया है पीएसआई में, दैट वाज आई नेवर स्कोर्ड 300+, आई स्कोर 292, 292 नंबर आए थे मेरे 2017 अटेम्प्ट में। तो उस टाइम पे दैट वाज द हाईएस्ट मार्क्स आई गॉट। उसके बाद जो मेरे मार्क्स है दैट वाज 284। तो आई कंसिडर दैम गुड इनफ।
बट आई मुझे पता है कि मैं कहां कहां और बेटर कर सकता था, इसे 300 प्लस कैसे लेके जाना, मेरी कमियां कहां कहां थी, तो वो कमियां मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। आई ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। हाँ बच्चे, इनिशियली इट वाज गोइंग टू स्टार्ट, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 जून, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई इटसेल्फ। अब वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा रेदर देन 24 जून। टाइमिंग विल डिसाइड बच्चा, इट्स नॉट टोटली डिसाइडेड राइट नाउ, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी। किसी और को कोई दिक्कत परेशानी, नॉट जस्ट रिगार्डिंग PSIR, देखो फिलहाल के लिए मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जीतू भैया हूं, मैं उससे कम भी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि जीतू भैया मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई भी चीज ऐसी रिलेटेड है विच इज रिलेटेड टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, वेदर रिलेटेड टू PSIR और वेदर रिलेटेड टू एनी अदर सब्जेक्ट, कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, क्या करना है, एंग्जाइटी आ रही है, वो सब चीजें मैं आई कैन बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू। EI मेरा इंप्रूव हो चुका है अब, तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर, आपकी प्रॉब्लम्स को बेटर समझ पाऊंगा मैं ज्यादा, और शायद बेटर समझ पाऊंगा तो आपको बेटर तरीके से टैकल भी कर पाऊंगा। और कहीं ना कहीं दैट अंडरस्टैंडिंग यू विल मिस इन सम अदर कोचिंग, ये डेफिनेट है, क्योंकि मैंने जहां से PSIR अप्रोच किया था, पढ़ने का ट्राई किया था, आई हैड टू लीव दैट क्लास इन विद इन 1 और 2 मंथ्स, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही नहीं था टीचर से। आप किसी भी तरीके से उनसे वहां सवाल नहीं पूछ सकते थे, क्लास में आते थे, नोट्स लिखवाते थे, चले जाते थे, तो मतलब वो पर्सपेक्टिव मेरे को समझ में नहीं आता है। आई मेक श्योर कि ये चीज मेरी क्लास के अंदर ना हो, कि जितनी एक्सेसिबिलिटी आपको मेरे से जो पूछना है वो मेरे से सवाल पूछो, अपने डाउट क्लियर करके चलो, और यहां से क्लियर रहो, क्योंकि अगर यहां से क्लियर नहीं रहोगे ना तो यहां कुछ आएगा नहीं। यहां ग्रैस्प करने के लिए पहले जगह खाली छोड़नी पड़ती है। किस चीज के लिए? गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, रिलेशनशिप कैसे हो रहा है, इश्क हो रहा है नहीं हो रहा है, दोस्त ठीक चल रहे नहीं चल रहे, इन सब चीजों को दिमाग से बाहर होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं इतने इंटेलिजेंट हूं, मैं काफी मेहनत कर रहा हूं या इनफ मेहनत है या नहीं है, ये सब चीज अगर यहाँ रहेंगी ना तो जो जरूरी है ना चीजें वो यहाँ नहीं आएंगी। तो इन सब चीजों को क्लियर करके रखना है, लाइफ में क्लैरिटी रखनी है, मूवमेंट में जीना है। आगे क्या होने वाला है पीछे क्या हुआ डजेंट मैटर, आप IIT से हो, आप किसी बीड़ी सिगरेट माचिस कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे, अभी जो करोगे वो मैटर करता है, तो प्रेजेंट में जीना सीखो। डू नॉट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर एंड लीव बिहाइंड द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट, नेवर कैरी इट फॉरवर्ड, अपनी कमर पे लेके मत चलो, उसे बोझ मत बनने दो, और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अभी जो है प्रेजेंट है उसमें जीना सीखो, अभी मैं क्या कर सकता हूं, लिव इन द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट, और जो कंट्रोलेबल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करो हमेशा। इफ यू कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, अनकंट्रोलेबल्स विल बी इन योर कंट्रोल। लेकिन अगर अनकंट्रोलेबल्स कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो जो कंट्रोलेबल्स है ना वो भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बच्चा एथिक्स का बैच भी स्टार्टिंग सून, एथिक्स भी जल्दी स्टार्ट होगा, एज सुन एज पॉसिबल। ये मैंने बोल रखा है तुम्हें, मैं काम से काम रखने वाला आदमी हूँ यार, आई डू नॉट अप्रोच देम कि मेरे को कब कौन सा बैच दे दो, जो मिल जाता है सेवक आदमी को कर देता हूँ मैं अपने हिसाब से। तो पता नहीं मेरे को कब स्टार्ट होगा, बट आई गेस सून इनफ। हाँ जनवरी में खत्म हो जाए। वो ऐसे कवर होगा क्योंकि स्टार्टिंग पोर्शन में देखो, मैंने अभी आपसे तुमसे एक भी सोर्स नहीं बोला तुम्हें क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे हम कंटेम्प्रेरी सोर्सेज कवर करते जाएंगे ना, आई विल सजेस्ट कि आपको वर्ल्ड फोकस पढ़नी शुरू करनी है। आपको IR के लिए एक सप्लीमेंट्री बुक आती है, मैगजीन आती है, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड फोकस, वो आपको मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कवर करके देखती है, लेकिन हर वर्ल्ड वर्ल्ड फोकस इंपॉर्टेंट नहीं होती। आई विल सजेस्ट यू कि कौन से मंथ की वर्ल्ड फोकस आपको पढ़नी है। तो उस टाइम पे भी जब वर्ल्ड फोकस आया करेगी, विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट। आप PSIR फॉर एग्जाम्पल, सीधी कनेक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आपका 5 महीने खत्म हो जाएगा तो मेरे से नाता टूट जाएगा आपका। अभी भी जितने भी बच्चे क्योंकि PSIR वालों के साथ एक अलग कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि 5-6 महीने आपको मेरी शक्ल देखनी है, मुझे आपकी शक्ल देखनी है, तो विल गेट यूज टू ईच अदर। तो उस टाइम पे अभी भी प्रीलिम्स से पहले भी मेरे पास जितने भी कॉल है PSIR वाले, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने मुझे कॉल किया, प्रीलिम्स देने जाना, आशीर्वाद दे दो। और उसके बाद फिर दोबारा जब पेपर भी खत्म हो गया तो दे केम कि अब मेंस में क्या करना है, तो वो लास्ट ईयर वाले, लास्ट टू लास्ट ईयर वाले भी अभी भी कांटेक्ट में है मेरे से, कि मेंस ओरिएंटेशन किस तरीके से करना है। तो विल स्टे इन कांटेक्ट, ऐसा नहीं है कि मेरा आपका फीस का 5-6 महीने खत्म तो मेरा और तुम्हारा कांटेक्ट खत्म, आई विल स्टिल बी अवेलेबल टू यू। कोई और दिक्कत परेशानी, या मैं चुप हो जाऊं मेरे भाई? डन, कोई और इशू तो नहीं है? क्लियर है, मतलब इतना मैंने दो चीज है, मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में क्लास से कि दो क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें, वाई PSIR एंड वाई मी। तो आई गेस आई हैव आंसर्ड इनफ, काफी हद तक मैंने अपने आप को बेच दिया है। आई हैव बीन एबल टू ट्राई सेल माई सेल्फ, और आई गेस नॉट बीइंग अ गुड वेरी गुड सेल्समैन, बट आई हैव डन माई जॉब आई गेस।
चलो फिर, ऑनलाइन, होप टू सी यू मैनी ऑफ यू इन आवर क्लास। और जितने भी आप, जिनको लगता है कि हाँ ये गंजा कुछ कर देगा हमारे साथ, हमारे नंबर वंबर ले आएगा, ये इसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं, तो डू टेक एडमिशन एज सून एज पॉसिबल। मे बी ऑन द फर्स्ट बैच और इन द सेकंड बैच, जो आपकी कन्वीनियंस हो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। अपने चीजें यहाँ से चलनी चाहिए, किसी और की वजह से कभी 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 मत चलना। मैं खुद के लिए भी बोलता हूँ, मेरी सुनना सब, लेकिन अगर चीज आपके हिसाब से वो सूटेबल नहीं है तो फॉलो करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ खुद की है, आपके पास खुद की अंडरस्टैंडिंग है। बट हाँ, जो कुछ चीजें मुझे ज्यादा पता है उस पर मेरे पे भरोसा कर लेना। पर्सनल लाइफ आपकी आपकी है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मैं हेल्दी रहूंगा एकदम मेरे भाई, मैं वापस बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे वापस वर्कआउट करना शुरू करना है, मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच, एक और तूने मोटिवेशन दे दिया मुझे। चलो देन, सी यू सून। जब तक के लिए मस्त रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई करते रहो, समय की बर्बादी ना करो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। सी यू ऑन 1 जुलाई देन, श्योर।